हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। काफ़ी छोटा प्रोजेक्ट रहेगा लेकिन काफ़ी यूज़फुल प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है फोकस ऑन टुडे। ये एक हमारा वेब ऐप बनने वाला है। हम जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस सब चीज़ का यूज़ करेंगे। और इसका काम क्या रहेगा कि हम अपने दिन के 3 गोल्स को ही डिसाइड करेंगे जो कि आज हमें करने हैं। बस इसका काम केवल 3 गोल्स आपका सेट करके उसको पूरा करवाना है। और आप जैसे जैसे पूरा करेंगे आपको प्रोग्रेस बार में दिखेगा। तो एक बार अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिखने वाला है। तो इसका फिग्मा डिज़ाइन यहाँ पे मैंने खोल लिया है और इसको मैंने एक प्रोटोटाइप मोड में खोला है फिग्मा को। अभी इसका जो एक्चुअल डिज़ाइन है वो यहाँ पे है, उस पर हम आएंगे। ये है 2 स्क्रीन्स हैं हमारे पास। ठीक है, अभी इस स्क्रीन में सारे हमारे गोल्स एम्प्टी हैं और इस स्क्रीन में सारे गोल्स हमने फिल कर दिए हैं, जिसमें से कुछ गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये है हमारा प्रीव्यू मोड, इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप मोड। जब हम अपने डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसका प्रीव्यू मोड ओपन हो जाता है। तो इस फिग्मा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से आप अपने सिस्टम में उस फिग्मा लिंक को ओपन कर लो और फिर ओपन करके देखो कि कैसे दिख रहा है और कैसे हमें बनाना है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्क्रीन और ये है हमारा फर्स्ट स्क्रीन। और अगर मान लो किसी यूज़र ने कोई भी टास्क नहीं एंटर किया और कंप्लीट पे क्लिक करता है, ये जैसे चेक बॉक्स टाइप में है, मतलब अगर इस पे क्लिक करता है तो हम इसको एरर दिखा देंगे, प्लीज़ सेट ऑल 3 गोल्स। जब तीनों गोल सेट हो जाएंगे उसके बाद ही वो एक गोल को कंप्लीट कर सकता है। तो ये सब कुछ हम बनाएंगे। उसके पहले हम इसका एक बार लेआउट बनाते हैं। तो चलो हम वी एस कोड में, मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है यहाँ पे। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सा HTML मैंने रख दिया है और स्क्रिप्ट .js और style.css सब कुछ कनेक्ट कर दिया, लेकिन सब कुछ एम्प्टी है, एकदम खाली है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये एकदम बेसिक सा प्रोजेक्ट है। आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन से स्टार्टर कोड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो स्क्रिप्ट .js के अंदर हमने इसको लिंक किया है, तो यहाँ पे मैंने डिफर एट्रीब्यूट लगाया है। जब हम हेड के अंदर ऐड करते हैं तो डिफर एट्रीब्यूट लगाते हैं। अभी क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इसको ऑलरेडी मैंने जावास्क्रिप्ट के स्टार्टिंग के वीडियोस में बता रखा है ऑलरेडी, लेकिन आगे चल के इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो बेसिकली हेड टैग के अंदर ऐड करना अच्छा होता है अपनी फाइल्स को। डिफर एट्रीब्यूट लगा कर ऐड करते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। इसको तुम बॉडी के एंड में भी लगा सकते हो, तो उस केस में डिफर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बॉडी जहाँ पे एंड हो रहा है ना उसके जस्ट ऊपर, तो वहाँ पे डिफर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है जितना हेड में लगाने पे होता है। तो आप लोग भी वी एस कोड ओपन कर लीजिए। वी एस कोड में एक फोल्डर बना के सारी चीज़ों को कनेक्ट करके ओपन कर लीजिए और आप मेरे साथ कोड अलोंग करिए। और मैं आपको एक बार सजेस्ट करता हूँ, आप फिग्मा देख के एक बार ट्राई करो, एक बार खुद से डेवलप करने की ट्राई करो। फंक्शनैलिटी भी, जावास्क्रिप्ट भी, सब कुछ इंप्लीमेंट करने का ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप ट्राई करो और फिर उसके बाद ये वीडियो आके देखना। वैसे ये अगर आप ये वीडियो को यहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा देख के अगर चले जाते हैं तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग चलेगा। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो देख के सब कुछ एज इट इज़ कॉपी कर देंगे तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। तो ये वीडियो को यहाँ पे छोड़ के आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप वो करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, आपके डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। तो आप वो करो, आप वीडियो को एक बार पॉज कर दो, फिर उसके बाद आप खुद से ट्राई करो। आप दो, इसको बनाने में मेरे हिसाब से आपको 4-5 घंटा या एक दिन पूरा पूरा का पूरा लग जाएगा। तो आप एक बार ट्राई करो, आप बनाओ। फिर उसके बाद में जब आपका बन जाएगा, आपका मान लो बीच में अटक जाता है तो भी आके देख सकते हो, नहीं तो अगर आपका पूरा बन जाता है तब भी आके आप इस वीडियो को देखो और देखो मेरी अप्रोच क्या है, मैं कैसे करता हूँ। और आपका देखना, अगर आपने खुद से किया है सब कुछ तो आपका अप्रोच काफ़ी डिफरेंट होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, सीएसएस के अंदर भी काफ़ी डिफरेंट अप्रोच होगा। फिर आप खुद से बनाने के बाद में एक बार फिर से मेरा वीडियो फॉलो करो और मेरा वीडियो देख के बनाओ, तो आपका दिमाग खुलेगा कि अरे वाह, इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे, ये ज़्यादा सही तरीका है, ज़्यादा बढ़िया तरीका है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है ये। तो एक बार आप खुद से बना लो, खुद से ट्राई कर लो। आपको फिग्मा का लिंक मिल गया है। उसके बाद हम लोग दोबारा से आप बना के जब आना तब हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपका वेट नहीं करूँगा, मैं यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से फिग्मा का आप लिंक ओपन कर लो और वहाँ पे खुद से ट्राई करो, प्रोजेक्ट बनाओ, खुद से ही करो तुम। ठीक है, तो अब चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने फिग्मा डिज़ाइन के अंदर आ जाते हैं। तो ये है हमारा डिज़ाइन और ये एरर हमें बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में ही नहीं दिखा देनी है। जब यूज़र बिना ऐड किए, बिना सारे गोल्स को ऐड किए, अगर वो कंप्लीट करने की कोशिश करता है कि बिना ऐड किए वो कंप्लीट कर दे,
तब ये एरर दिखानी है। तो ठीक है, और सबसे पहले जो हमारा ये बैकग्राउंड का कलर है, ये है ऐसा कुछ कलर। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एक बार मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये हमारा बैकग्राउंड का कलर, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये अगर इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर हमें वो दिख रहा है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज इंस्पेक्ट पे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे ये CSS का कोड भी दिख रहा है। अब यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है नए डेवलपर्स को, यहाँ से CSS की सारी प्रॉपर्टी कॉपी कर लेते हैं, हाइट, वेट, लेफ्ट, राइट, पोजीशन, एब्सोल्यूट, पता नहीं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, फिर बहुत दिक्कत होती है हमें। यहाँ से अभी देखना आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मैं कॉपी करता हूँ। तो बेसिकली कलर हमें कॉपी करने हैं, जितने कलर्स हैं, जैसे कि ये वाला कलर जो यहाँ पे है, तो ये कलर और ये कलर दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। आप दोनों में से चाहे जो कॉपी करो, एक ही तरह से आउटपुट आएगा। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया कलर, नहीं तो यहाँ से ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसको हम अपने पूरे बॉडी के ऊपर लगा देते हैं। चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और अपने स्टाइल को ओपन कर लेता हूँ। अभी जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है लगभग, जब तक कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हो जाता है, मतलब पूरा UI नहीं कंप्लीट हो जाता है, तब तक हमें जावास्क्रिप्ट नहीं लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी, और बॉडी का जो भी मैंने कॉपी किया है इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि हमें बैकग्राउंड, अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो आप बैकग्राउंड कलर लिखो, ठीक है। ये शॉर्टकट नहीं यूज़ करना है। शॉर्टकट क्यों नहीं यूज़ करना है अभी मैं दिखा देता हूँ। इसको हम लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया और हमारी बॉडी के ऊपर लाइट ग्रीन सा कलर आ गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं बॉडी को, तो ये देखो हल्का ग्रीन सा कलर आ गया। तो बैकग्राउंड को हमें मतलब जब हमें बैकग्राउंड कलर देना होता है तो बैकग्राउंड शॉर्टकट है। बैकग्राउंड के अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो कैसे पता चलेंगी? इसको अगर ओपन करोगे यहाँ पे अपने डेव टूल्स के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर एक स्टाइल टैब होता है, वहां पर अगर आ जाओगे तो यहाँ पर आप ओपन करते हो तो यहाँ पे देखो कई सारी प्रॉपर्टीज है। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन X, बैकग्राउंड पोजीशन Y, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ऑरिजिन, इसमें तो कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता है। और फिर ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर एक चीज को सेट कर रहा है, बाकी सारी चीजों को इनिशियल सेट कर दिया इसने। तो इसमें ये दिक्कत हो सकती है कि अगर आपने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज मान लो कुछ सेट किया हो, बैकग्राउंड इमेज मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल ही करके। बैकग्राउंड इमेज इज इक्वल टू URL, मैं कोई इमेज रैंडमली उठा लेता हूँ अनस्प्लैश से। तो यहाँ से नेचर की कोई इमेज मान लो उठा लेता हूँ, वैसे में ज़रूरत नहीं है, मतलब अपने प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ये दिखाने के लिए कि कॉपी इमेज एड्रेस, बस ये दिखाने के लिए कि हमें बैकग्राउंड शॉर्टकट नहीं यूज़ करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे उस इमेज का URL पेस्ट कर दिया है। तो अभी मैं इस बैकग्राउंड कलर को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो देखो हमारे बैकग्राउंड में ये पूरा का पूरा आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड शॉर्टकट यूज़ करके हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, तो ये देखो क्या हुआ है, इसने इस बैकग्राउंड इमेज को ओवरराइट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर हमने बैकग्राउंड इमेज को सेट कर दिया है इनिशियल। तो इसीलिए हमें इसको नहीं यूज़ करना है, ठीक है। ये हमारे बैकग्राउंड इमेज को या फिर इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी है अगर जो कि तुमने ऑलरेडी सेट कर रखी है, तो उसको रीसेट कर देता है, उसको ओवरराइट कर देता है। तो हमें अगर हम इसको बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लेते हैं तो नहीं हमारा गायब होगा। अब ये बैकग्राउंड कलर ये हमारा दे दिए हैं, अब हमने बैकग्राउंड इमेज लगा दिया तो बैकग्राउंड इमेज ही दिखेगा। तो बैकग्राउंड कलर इसीलिए हमें यूज़ करना होता है, हम बैकग्राउंड शॉर्टकट नहीं यूज़ करेंगे कलर के लिए। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे, ये जो भी कलर है। तो ये हो गया हमारे बॉडी का कलर। अब मैं इसको एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ और इसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद है हमारा एक हेडिंग, ये हम प्रोटोटाइप मोड को ऑफ कर देते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये है हमारा एक्चुअल हेडिंग। तो ये है हमारा एक H1, ठीक है। तो H1 अभी यहाँ पर हमें कहीं भी दिखेगा नहीं कि H1 है, H2 है, ये या क्या पता हो सकता है दिख जाए कहीं पे, लेकिन इधर है नहीं, इधर केवल फॉन्ट साइज दिया है। तो फॉन्ट साइज 64 पिक्सल है, लाइन हाइट ये है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये फॉन्ट फैमिली है पॉपिंस। तो चलो पहले हम H1 यहाँ पे देते हैं। मैं HTML में आ जाता हूँ और लिखता हूँ H1, मैंने यहाँ पे लिख दिया है H1। और H1 के अंदर लिखेंगे फोकस ऑन टुडे। अगर इस पर सेलेक्ट करके आप Ctrl+C ऐसे करोगे तो पूरा का पूरा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फोकस ऑन टुडे कर दिया है पेस्ट। अब यहाँ पर अगर आके देखेंगे तो हमारा फॉन्ट फैमिली एकदम से अलग लग रहा है। और मैंने यहाँ पे इसको जूम इन कर दिया है
इसको मैं 100% जूम कर देता हूँ ताकि फॉन्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट दिखें। वो जैसे अभी हमारा फॉन्ट साइज लगभग 32 पिक्सल ऐसे ही कुछ होगा। अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आए तो ये 32 पिक्सल है। 2 EM का मतलब होता है 32 पिक्सल। और अगर आपको पता नहीं है EM और REM के बीच में डिफरेंस क्या होता है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। आप CSS के अंदर जाना, CSS प्लेलिस्ट के अंदर, तो EM वर्सेस REM की वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। एकदम इन डिटेल बनाया है मैंने इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है EM और REM के बीच में। ये हमारा फॉन्ट फैमिली एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पे यूज हो रही है फॉन्ट फैमिली पॉपिंस। तो ये पॉपिंस फॉन्ट फैमिली कहाँ पे मिलेगी? हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स में हम यहाँ पे सर्च करेंगे। इधर कहीं सर्च का ऑप्शन होगा, यहाँ पे फॉन्ट्स का ऑप्शन है और इधर हम सर्च करेंगे पॉपिंस। ये देखो पॉपिंस ऊपर ही आ गया, हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर नहीं आता है ऊपर तो लिखना है POPPINS, पॉपिंस मैंने लिख दिया है, ये फॉन्ट आ गया है। अब इसका हम यहाँ पे हमें देखो ये केवल हमें 400 वेट वाला जो रेगुलर फॉन्ट है वो मिल रहा है। तो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा अलग अलग ये फॉन्ट साइज, मतलब फॉन्ट वेट को। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, वैसे तो 100% ही है। तो यहाँ पे शायद हर एक फॉन्ट वेट, हाँ यहाँ पे है, नीचे है, ठीक है। तो इधर हम सेलेक्ट कर लेंगे 400 से लेके लगभग 800 तक या 700 तक। देखते हैं हमारे फॉन्ट यहाँ पे कितना है। यहाँ पे मैक्सिमम 700 है तो हम 800 तक सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, कहाँ गया ये, तो यहाँ पर 400 सेलेक्ट कर लिया और 400 और 600 कर लेते हैं और 800 और 700, इतनी सारे चीज़ों को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने इटैलिक वाले को सेलेक्ट कर लिया। इटैलिक वाले को नहीं सेलेक्ट करना है, हमें ये वाला सेलेक्ट करना है नॉर्मल, ठीक है। यहाँ से भी इटैलिक वाले को हटा देना है, इटैलिक वाले को नहीं, यहाँ पे तो मैंने नॉर्मल वाले को किया है तो सही है मैंने। और ये रेगुलर का मैंने इटैलिक सेलेक्ट कर दिया, इसको हटा देते हैं, हम रेगुलर ही सेलेक्ट करते हैं, ये बिना इटैलिक वाला। तो ये सारा सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हमें मिलेगा लिंक वाला, एक लिंक का टैग मिलेगा। तो ये दोनों टैग को आप कॉपी कर लो, ठीक है। और इसको आके अपने HTML के अंदर ये CSS यहाँ पे जब जो भी टाइटल है उसके नीचे पेस्ट कर दो। और इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, मतलब हेड टैग के अंदर ही करना है, हेड टैग के बाहर नहीं करना है। तो हेड टैग के अंदर कहीं भी पेस्ट कर दो, ये काम करेगा। मतलब तुम नीचे भी पेस्ट कर सकते हो, ऊपर भी, लेकिन आइडियली जहाँ भी हमारा लिंक टैग है उसके ऊपर पेस्ट कर दो, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये भी एक लिंक टैग ही है। तो इधर मैंने पेस्ट कर दिया इसको। अब हम अपने H1 को बताएंगे कि कौन सी फॉन्ट फैमिली चाहिए, तो बता देंगे पॉपिंस। अब अगर हम देखें तो इसका भी फॉन्ट फैमिली पॉपिंस है, इसका भी फॉन्ट फैमिली पॉपिंस है, इसका भी फॉन्ट फैमिली पॉपिंस है। तो यानी कि हमारे पूरे एप्लीकेशन के अंदर जो फॉन्ट फैमिली है वो पॉपिंस ही है, कोई दूसरी फॉन्ट फैमिली नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार में हम अपने बॉडी के ऊपर दे देते हैं फॉन्ट फैमिली पॉपिंस। तो उससे क्या होगा, इनहेरिट हो जाती हैं चीज़ें, फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज इनहेरिट होती हैं। अगर आपने CSS के अंदर नहीं पढ़ा है तो मैंने बताया है, इनहेरिटेंस होता है CSS के अंदर भी। तो वहाँ पर जो भी हम पेरेंट के ऊपर टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी देते हैं, जैसे कि फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट कलर हो गया, फॉन्ट कलर नहीं होता है, कलर होती है। तो फॉन्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी देती हैं, फॉन्ट वेट हो गया और फॉन्ट साइज भी हो गया, तो ये सारी चीज़ें इनहेरिट हो जाती हैं। और एकदम 100% रूल नहीं है, लेकिन 99% चीज़ें, 95% चीज़ें जो कि फॉन्ट से रिलेटेड होती हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड होती हैं, वो सारी चीज़ें इनहेरिट होती हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉन्ट फैमिली इज इक्वल टू पॉपिंस। यहाँ से अभी हम खुद से चलो टाइप करके देख लेते हैं पॉपिंस, और ये अप्लाई हो गया है। अगर आपका खुद से टाइप करो तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो यहाँ पर हमें वो मिल जाएगा, इसका पूरा कोड इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी वही है, बस यहाँ पे एक फॉल बैक है, यानी कि मान लो किसी कारण से ये हमारा फॉन्ट नहीं लोड होता है, मान लो गूगल के सर्वर में कोई दिक्कत है और कोई भी कारण है, अगर हमारा फॉन्ट फैमिली पॉपिंस नहीं लोड होता है तो हमारा सैंस सेरिफ हो जाएगा। अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, मान लो यहाँ से हट गया हमारा, तो हमारा सैंस सेरिफ अप्लाई हो जाएगा, और वो भी सिमिलर है। मतलब अगर हम यहाँ से ये पूरी फैमिली हटा देंगे तो एकदम से अलग हो जाता है, ये सेरिफ होता है, ठीक है। तो ये सैंस सेरिफ अप्लाई हो गया। अगर हमें ये फॉन्ट मिलता है
अगर हमारे ब्राउज़र को लोड मतलब वो कर पाता है तो फॉन्ट फैमिली पॉपिंस अप्लाई हो गया है यहाँ पे। तो ये हमने फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दिया है। अभी यहाँ पर और भी कुछ चीज़ मैं बताना चाह रहा था। मुझे एक चीज़ देखना, इसके अंदर पॉपिंस ही फॉन्ट है कि और भी कुछ फॉन्ट है। ये साल्सा फैमिली, तो ये साल्सा हमें नहीं चाहिए। साल्सा शायद मैंने ऑलरेडी कभी पहले सेलेक्ट किया था इसलिए आ गया है। तो साल्सा साल्सा को अगर हम रिमूव करें तो यहाँ से रिमूव करना थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इतना। देखते हैं, ये शायद कुछ दिक्कत हो गई है तो एक मिनट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इसका। कंप्यूटर में अगर आएंगे और फॉन्ट फैमिली सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है क्या मतलब कौन सा अप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ इसको पूरे को यहाँ, तो मतलब हमारा लिंक ब्रोक हो चुका है, जो कि अभी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से रिमूव करी है ना, तो लिंक ब्रेक हो चुका है और ये फॉन्ट फैमिली ये नहीं अप्लाई हो रहा है। तो एक बार मैं यहाँ पे आ जाता हूँ गूगल फॉन्ट को, यहाँ से साल्सा को अनसेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से जो साल्सा था हमारा, ये साल्सा, इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव पॉपिंस के अंदर ये इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अभी इस लिंक को कॉपी करेंगे तो इधर साल्सा नहीं आएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी यहाँ से साल्सा गायब हो चुका है। तो फिर से इन तीनों लिंक्स को रिप्लेस कर देता हूँ। ऑलरेडी मुझे कर देना था, वहाँ पे साल्सा मैंने ध्यान नहीं दिया कि सिलेक्टेड है ऑलरेडी। तो अभी ये हमारा फालतू दूसरा फॉन्ट नहीं लोड हो रहा है हमारे पेज पे। हमारे पेज पे केवल पॉपिंस लोड हो रहा है और हम उसी को केवल यूज़ कर रहे हैं। तो इतना चीज़ अभी तक, इतनी देर में हमने इतना चीज़ बनाया है। उसके साथ साथ हमने कई और चीज़ें सीखी हैं, तो ठीक है। और फिर इसका फॉन्ट कलर जो है ये वाला फॉन्ट कलर है, ठीक है। और इसका मतलब इस पे दो फॉन्ट कलर हैं, दो चीज़ें हैं। एक टुडे का अलग कलर है ये वाला, और फोकस ऑन का अलग कलर है। तो वो दोनों कलर्स कैसे देंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे और हम सेलेक्ट करते हैं H1। तो ऐसे ही H1 को सेलेक्ट कर लिया है। और फॉन्ट साइज़ पहले दे देते हैं। फॉन्ट साइज़ कितना है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 64 पिक्सल है। तो 64 पिक्सल का मतलब होता है 4 REM। तो हम 4 REM दे देते हैं, नहीं तो 64 पिक्सल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं 64 पिक्सल ही दे देता हूँ। तो 64 पिक्सल। और बहुत लोग बोलते हैं कि पिक्सल्स नहीं यूज़ करना चाहिए, रिस्पॉन्सिव नहीं होता है पिक्सल्स का यूज़ करके, लेकिन यूज़ कर सकते हैं। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे नहीं, ठीक है। तो अभी देखना, हम पिक्सल्स का यूज़ करके बनाएंगे और एकदम मस्त रिस्पॉन्सिव बनेगा। तो ये हो गया 64 पिक्सल। और चाहे तुम REM यूज़ करो, चाहे पिक्सल्स यूज़ करो, मीडिया क्वेरीज तो लगानी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें बहुत सारी मीडिया क्वेरीज लगानी है। अब मीडिया क्वेरीज भी तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, अगर तुम्हें मीडिया क्वेरीज नहीं पता है तो CSS वाली प्लेलिस्ट में चले जाना, नीचे तुम्हें मीडिया क्वेरीज मिल जाएगा। मीडिया क्वेरी क्या होता है और कैसे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर मीडिया क्वेरीज यूज़ करके हम अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन विड्थ, ठीक है। विड्थ के अलावा भी कई चीज़ों के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है विड्थ का यूज़ करके। कब कितनी विड्थ है उसके हिसाब से हम फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, सब चीज़ें चेंज करते हैं। तो ये तो हो गया फॉन्ट साइज। और फिर होता है कलर। कलर यानी कि टेक्स्ट का कलर। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारे पूरे टेक्स्ट का कलर इतना हो गया। अब हमें इतने का टुडे का कलर अलग चाहिए, तो उसके लिए हमें टुडे को स्पैन के अंदर रखना पड़ेगा। स्पैन टैग एक ले लेते हैं और फिर इस टुडे को, मतलब टुडे अभी भी स्पैन टैग के अंदर रखने से हमारा वो कलर अलग नहीं हो गया, वो इनहेरिट हो रहा है। हमने H1 के ऊपर कलर दिया है, तो H1 का जो चिल्ड्रन है, जो कि स्पैन है, उस पर इनहेरिट होके आ रही है चीज़ें। अगर स्टाइल में आ जाएंगे तो ये देखो, इनहेरिटेड फ्रॉम H1 यहाँ पे दिखा रहा है। स्पैन के ऊपर जो भी कलर है इनहेरिटेड फ्रॉम H1 है, यह है कलर अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम स्पैन के ऊपर सीधा कलर दे देंगे तो वो गायब हो जाएगा, मतलब ओवरराइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्पैन और लिख देते हैं कलर। कलर कौन सा है हमारा, हम अपने फिग्मा से ये कॉपी कर लेंगे, ये वाला कलर। तो ये कलर कॉपी हो गया। जस्ट बस केवल इसी के ऊपर क्लिक कर दोगे तो कॉपी हो जाएगा कलर के ऊपर ही। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी इसका कलर चेंज हो गया। और ये है सेंटर में, तो हम बोल सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है।
H1 को बोल सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये हमारा सेंटर में एकदम आ गया। तो इतना चीज़ बन गया है हमारा। अभी यहाँ पर हम एक गलती कर रहे हैं, ये जो स्पैन टैग के ऊपर सीधा हम लगा रहे हैं और H1 टैग के ऊपर सीधा हम ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्टाइल लगा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है। सबसे अच्छा होता है कि तुम एक क्लास दो और उस क्लास को स्टाइल दो। तो हम कोई क्लास दे देते हैं, मान लो क्लास ऐप हेडिंग या हेडिंग, बस हेडिंग ही दे देते हैं, ठीक है। तो हेडिंग क्लास मैंने दे दी है। अब ये अच्छी प्रैक्टिस क्यों नहीं होती है, क्योंकि अब H1 के केस में तो कोई बात नहीं, H1 तो एक ही होता है पेज में, लेकिन ये स्पैन जो है वो कई सारे हो सकते हैं हमारे पेज में। तो हर एक स्पैन का कलर हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम नीचे आएंगे यहाँ पे अपने डिज़ाइन के अंदर, तो हो सकता है हम यहाँ पे किसी चीज़ के लिए स्पैन यूज़ करें। अब ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे हो सकता है एक ही स्पैन यूज़ किया गया हो, मतलब एक ही स्पैन यूज़ करना पड़े। लेकिन जो बड़े पेजेस होते हैं उसमें हम कई सारे स्पैन्स यूज़ करते हैं, तो सबका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसका मतलब इसको एक क्लास देके फिर टारगेट करना चाहिए। तो हमने हेडिंग को क्लास दे दी है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, मान लो स्पैन के ऊपर क्लास नहीं देना है, तो हम बोल सकते हैं कि हेडिंग के अंदर जो स्पैन है उसका कलर ऐसा करो। तो ऐसा क्लास, ऐसा पेरेंट जिसके ऊपर हेडिंग क्लास है, उसके अंदर जब स्पैन आएगा तब ये हमारा कलर इस तरह से होगा। तो अभी अगर हम कोई दूसरा स्पैन बाहर लिखेंगे जो कि इस H1 के अंदर नहीं है या हेडिंग क्लास के अंदर नहीं है, तो फिर वो मतलब चेंज नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे कोई स्पैन टैग नीचे लगा देते हैं और इसमें लिख देते हैं हेलो, तो इसका कलर जो है ये अभी ब्लैक ही है, ठीक है। अब इतना छोटा है तो बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसका कलर ब्लैक ही है। अगर हम यहाँ से बस इतने चीज़ को हटा देंगे तो इसका कलर वो हो जाएगा, जो भी हेक्स कलर में हमने दिया था ना, वो अप्लाई हो जाएगा। ये देखो अप्लाई हो गया। तो इसीलिए हमें, अगर हमने ये कर दिया तो फिर अब वो कलर नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको मैं रिलोड कर देता हूँ, तो अब इसके ऊपर वो कलर नहीं अप्लाई हो रहा है, ये ठीक है, वो जो भी हमने दिया है। तो इसका मतलब है कि ऐसा हेडिंग, मतलब ऐसा मतलब पेरेंट जिसके ऊपर हेडिंग क्लास लगी हो, उसके अंदर वाला जो स्पैन है उसको ये वाला कलर देना है। तो इस हेलो को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हर एक स्पैन टैग के ऊपर सीधा नहीं देना है, नहीं तो हमारे पूरे पेज के ऊपर सारा स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो ये इतना बन गया है। अब हमें ये एक्चुअल में ये पूरा कार्ड बनाना है। तो इसको क्या क्लास दें या क्या कंटेनर दें, तो मतलब क्या क्लास देना सही रहेगा। तो ठीक है, चलो हम इसको देते हैं कुछ क्लास, एक कंटेनर बनाते हैं पूरा वाइट कलर का, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, मैं बना देता हूँ मेन टैग एक लगा देते हैं, मेन टैग यूज़ कर लेते हैं मान लो। तो ये मेन टैग मैंने यहाँ पे लगा दिया, और फिर मेन टैग के अंदर आइडियली जो हमारा H1 है ना, वो भी मेन टैग के अंदर ही रखना चाहिए हमें। तो इस H1 को भी मेन टैग के अंदर ही रख देते हैं, ठीक है। मेन टैग बताता है कि हमारे पेज का जो मेन कंटेंट है, मेन चीज़ है, वो मेन टैग के अंदर है, बस यही है। बाकी बिहेव तो करता है एज अ डिव, जैसे एक डिव होता है ना, वैसे ये भी होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। देखो ये डिस्प्ले ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है, इस पर अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये एक ब्लॉक की तरह ही होता है, बस इसका ब्राउज़र को मीनिंग पता चलता है कि ये मेन टैग है। इसका मतलब इस पूरी वेबसाइट का, पूरे वेब पेज का जो भी कंटेंट है, मेन कंटेंट उस मेन टैग के अंदर है। इसको बोलते हैं कि ये एक सेमेंटिक टैग है। तो ऐसे मेन टैग हो गया, आर्टिकल टैग हो गया, सेक्शन टैग हो गया, फुटर टैग हो गया, हेडर टैग, नैव टैग, ये सारे सिमेंटिक टैग्स होते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, वो वीडियो आपको HTML के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आपको नहीं पता है सिमेंटिक टैग क्या होते हैं, तो आप जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हाँ, तो इसको मैंने H1 को मेन टैग के अंदर रख दिया है। अब एक हम डिव यूज़ करते हैं इस पूरे हमारे जो ऐप का कंटेंट है उसको रखने के लिए। तो मैं एक डिव दूंगा और उसके ऊपर क्लास दे देते हैं ऐप कंटेनर, या ऐसे कुछ नाम दे देते हैं। तो मैं दे देता हूँ ऐप कंटेनर, ऐप डैश कंटेनर। तो अभी मैंने लिखा है बस केवल डॉट ऐप कंटेनर, और मैं अगर एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरा पूरा डिव बन जाएगा और उसके ऊपर क्लास आ जाएगी, ये सब कुछ आ जाएगा। तो ये VS कोड के अंदर एक एमिट एक्सटेंशन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो करता है। अगर एक्सटेंशन मतलब अगर आपके ऊपर आपके इसमें सेशन नहीं आ रहा है
वैसे अगर टाइप कर रहे हैं आप तो सजेशन आ जाता है, लेकिन आपने कहीं मान लो बाहर क्लिक कर दिया और फिर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो सजेशन नहीं आता है। तो सजेशन के लिए हमें प्रेस करना होता है कंट्रोल स्पेस। जैसे कंट्रोल स्पेस पर प्रेस करेंगे ये सजेशन आ जाएगा। तो ये एमिट एक्सटेंशन होता है, ये हमें देता है पूरा मतलब सजेशन की क्या मैं भूल गया, ठीक है, मतलब एक तरीका देता है। डॉट लिख के अगर हम कोई भी चीज़ लिख देंगे तो एक डिव बन जाती है ऑलरेडी ऑटोमेटिक, और उसके अंदर हमारा कर्सर आ जाता है और फिर हम उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने ये ऐप कंटेंट नाम से एक क्लास बना ली है, मतलब क्लास लगा दी है ऑलरेडी डिव के ऊपर। तो अभी ये हमारा यहाँ पे अगर देखेंगे तो आ गई है हमारी डिव। अब इसके अंदर हम एक h2 डाल देते हैं। मान लो ये जो टुडे लिखा है ये एक h2 होगा, तो इस टुडे को मैंने कॉपी कर लिया है और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ h2। तो h2 डाल के मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे तो ये आ गया है टुडे यहाँ पे लिख के। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो ऐप कंटेनर है, ऐप कंटेनर इसके ऊपर अभी कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे फिग्मा डिज़ाइन के ऊपर इसका बैकग्राउंड कलर है कुछ। तो ये एकदम FFF नहीं है। FFF का मतलब होता है ज़ीरो में बोल रहा हूँ, उसका मतलब होता है वाइट, एकदम कंप्लीट वाइट अगर होता तो उसका कलर कोड होता है FFF। तो हम इसका कलर कोड कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर क्लिक कर देंगे केवल कलर कोड के ऊपर ही तो कलर कोड कॉपी हो जाएगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ऐप कंटेनर, ठीक है। और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ये वाला जो हमने कॉपी किया था अभी, ये वाला कलर। तो ये हो गया। अभी अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये देखो इसके ऊपर हल्का व्हाइट सा कलर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अभी ये ऐसा हो गया। अब इसको हमें इस तरह से बनाना है। तो इसकी विड्थ अगर आप देखोगे तो इसकी विड्थ है 600 पिक्सल 660 पिक्सल। तो हम विड्थ नहीं देंगे, हम देंगे मैक्स विड्थ। हम मैक्स विड्थ देते हैं, मैक्स विड्थ 660 पिक्सल, ठीक है। मैंने ये मैक्स विड्थ दे दी है। तो इसकी जो भी मैक्सिमम विड्थ थी यहीं तक है। और फिर हम इसको सेंटर में कैसे लेके आएंगे, हम इसको दे सकते हैं मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है। मार्जिन 0 ऑटो दे सकते हैं या तो मार्जिन इनलाइन ऑटो भी दे सकते हैं। मार्जिन इनलाइन ऑटो देंगे तो हमें 0 नहीं देना है, मार्जिन इनलाइन ऑटो। तो मार्जिन इनलाइन ऑटो का मतलब होता है मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो। तो ये हो गया हमारा, एकदम सेंटर में आ गया है ये हमारा कार्ड। अभी अगर हम इसका बॉर्डर रेडियस देखते हैं तो इसका बॉर्डर रेडियस जो है वो है यहाँ पे कितना पिक्सल है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। तो मैं आके इस बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे दे देता हूँ, ये मैंने दे दिया है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अभी ये राउंडेड हो गया है और इसके किनारे किनारे कुछ ना कुछ पैडिंग होगी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं वो एकदम किनारे से सट नहीं रही हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 42 पिक्सल्स का गैप है और इधर 48 पिक्सल्स का है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों साइड में। तो हम 48 पिक्सल का ही दे देते हैं, ठीक है, 48 पिक्सल का। और ऊपर है 29 पिक्सल का, तो ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकता है। तो ऊपर नीचे हम 32 पिक्सल दे देते हैं और लेफ्ट राइट 48 पिक्सल दे देते हैं, या 42 ज़्यादा ठीक रहेगा शायद। तो 42 ही दे देते हैं। तो हम देते हैं पैडिंग टॉप बॉटम 32 पिक्सल और लेफ्ट राइट 42 पिक्सल, ठीक है, या 48 भी कर सकते हैं, देखते हैं कौन सा सही लगेगा। जो भी सही लगेगा वो कर देंगे। तो अभी हमारा एकदम इस तरह से कुछ कार्ड जैसा बन गया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब वीडियो में हो सकता है एकदम क्लियर ही ना दिखे क्योंकि बैकग्राउंड का कलर और इसका कलर काफ़ी सिमिलर जैसा है, काफ़ी सिमिलर है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पर कोई बॉक्स शेडो नहीं दिया है, लेकिन मैं बॉक्स शेडो दे देता हूँ एक, ठीक है। बॉक्स शेडो दे देंगे तो एकदम कार्ड पॉप होके आएगा। मैं दे देता हूँ बॉक्स शेडो, बॉक्स साइजिंग नहीं, बॉक्स शेडो 0 पिक्सल 10 पिक्सल दे देते हैं, 5 पिक्सल, और फिर RGBA करेंगे, 0 वाला कर देंगे यहाँ पे 0 और फिर 0.2 करके देखते हैं, ठीक है। ये देखो शेडो आ गई है। ये बहुत ही ज़्यादा डार्क शेडो लग रही है तो हम इसको 0.1 कर देते हैं, ठीक है। और इसमें वैल्यूज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करके देखते हैं कौन सा सही पड़ता है। तो मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ,
ये अगर इसको ओपन कर लेंगे ना तो यहाँ पे भी हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है ब्लर रेडियस, ठीक है। अगर आपको बॉक्स शेडो नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो कोई भी नहीं बनाई है, एक वीडियो है जिसके अंदर मस्ट नो सीएसएस प्रॉपर्टीज़ करके शायद, उसके अंदर मैंने बताया है बॉक्स शेडो क्या होता है, कैसे काम करता है। ये तो मैं फ्यूचर में बना दूंगा वीडियोस। आप बस ऐसे ही कर दो, हर एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी मतलब ज़्यादा चीज़ें हैं, हर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, तब आपको समझ में आएगा कि बॉक्स शेडो कैसे काम करता है। तो इस स्प्रेड को मैं कम कर देता हूँ तो सही लगेगा। जो स्प्रेड है ना, स्प्रेड को कर देते हैं 0 और इसको कर देते हैं 8। अभी एक बहुत ही माइनर सा शैडो आ गया है इसके ऊपर, तो अभी हमारा कार्ड जो है क्लियरली दिख रहा है। तो इतना बन गया है। अब यहाँ से एक बार इसका फॉन्ट साइज भी देख लेते हैं कितना है। ये फॉन्ट साइज कितना है इस पे, ये है फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, ठीक है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस H2 के ऊपर ये मान लो मैं दे देता हूँ इसके ऊपर क्लास कोई, ये तो पूरे ऐप का हेडिंग नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में ये भी हेडिंग नहीं है, इसका हमें टाइटल नाम देना चाहिए और इसका सब टाइटल नाम देना चाहिए। तो चलो चेंज कर देते हैं, इसको दे देते हैं सब टाइटल और उसको दे देते हैं टाइटल, और यहाँ पे भी टाइटल दे देंगे, इधर भी टाइटल दे देंगे। तो ये हमने बस केवल क्लास का नाम चेंज कर दिया और यहाँ पे ये हो गया सब टाइटल टुडे। तो ये टुडे हो गया और उसके बाद फिर हमें एक इमेज दिख रही है, तो इसको कैसे दें, अब क्या करें। तो इमेज यहाँ पे अगर सन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो इस सन को एक्सपोर्ट कर सकते हो, इधर है ऑप्शन एक्सपोर्ट का, ये अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सन को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट के अंदर हमें पीएनजी का ऑप्शन मिलता है, जेपीजी का और एसवीजी का। तो हम या तो पीएनजी में एक्सपोर्ट करेंगे या तो एसवीजी में। लेकिन अगर हमारी इमेज पूरी की पूरी वेक्टर इमेज है, वेक्टर इमेज क्या है, जैसे कि इसको बनाया गया है ड्रॉ करके, ठीक है, एकदम से ड्राइंग करके बनाएंगे तो तुम कितना भी जूम इन करोगे कभी भी फटेगी नहीं, ठीक है, एकदम क्लियर रहेगी। तो ये होती है वेक्टर इमेज। और कुछ इमेजेस होती हैं रास्टर इमेजेस, जैसे कि हम कैमरे से जब फोटो लेते हैं तो वो सारी इमेजेस होती हैं रास्टर इमेजेस, वो पिक्सल बेस्ड होती हैं, वो फट जाती हैं जब बहुत ज़्यादा जूम करते हैं तो उसको हमें पीएनजी में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो उसको हमें पीएनजी में एक्सपोर्ट करना है, लेकिन इसको हम एसवीजी में एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि एक ड्राइंग है, इसको ड्रॉ किया गया है, ये वेक्टर इमेज है, ठीक है। तो इसको हम एसवीजी में एक्सपोर्ट करते हैं और इधर आपको दिख जाएगा, अगर कोई इमेज रहेगी ना तो फिग्मा के ऊपर उधर इमेज का लोगो बन के आएगा। यहाँ पर इमेज का लोगो नहीं बन के आ रहा है, इमेज का एक अलग सा लोगो होगा। यहाँ पे कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, अगर मेरे पास कोई दूसरा डिज़ाइन हो तो मैं अभी दिखा देता हूँ। मैं अगर इस फिग्मा यहाँ पे figma.com ओपन करता हूँ, देखते हैं कोई दूसरा डिज़ाइन है कि नहीं। कुछ ज़्यादा डिज़ाइन मुझे दिख नहीं रही यहाँ पे। ये फिग्मा बेसिक्स करके है, यही ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर भी सारी वेक्टर्स ही दिख रही हैं मुझे, तो सारे वेक्टर्स हैं इसमें। यहाँ पे कुछ है इमेज, एक इमेज है, ये देखो। तो अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये एडिटर मोड भी नहीं है, कुछ अलग सा मोड है। इसमें एडिट का ऑप्शन है, एडिट डुप्लीकेट, कैसे एडिट करेंगे, साइड वाला मेनू कैसे आएगा पता नहीं है कैसे आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये इमेज जो है ये एक पिक्सल मतलब वो वाली इमेज है और इसका आइकन वहाँ पे बन के आता है कि ये एक रास्टर इमेज है, इसको तुम पीएनजी के फॉर्म में एक्सपोर्ट करो। ऐसा बोलता नहीं है वो, लेकिन वो बन के आता है। मैं दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे अगर खोलूँगा, एक दूसरा अकाउंट है मेरा, ये वाला अकाउंट फिग्मा अगर खोलता हूँ तो जैसे कि यहाँ पे ये सारी इमेजेस हैं, मतलब ये दूसरी डिज़ाइन मैंने खोल ली है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये इमेज है ना, तो ये देखो इमेज का लोगो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इस तरह से अगर आपको जब दिखे तो आप समझ जाओ कि आपको पीएनजी में एक्सपोर्ट करना है। अगर इस तरह से नहीं दिखना है तो दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि एसवीजी में एक्सपोर्ट करना है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और हम यहाँ पे इसको, इस इमेज को, सन वाली इमेज को एसवीजी में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आ जाएगा ये। तो डाउनलोड्स वाले फोल्डर में रहेगा तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें उससे उठा के हमें वीएस कोड के अंदर डालना है। तो वीएस कोड के अंदर कैसे डालेंगे, चाहो तो सीधा ऐसे ही डाल सकते हो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, चाहो तो जो तुमने फोल्डर बनाया है फाइल मैनेजर के अंदर वहाँ से भी डाल सकते हो।
तो मैंने सीधा यहाँ पे डाल दिया। और आइडियली हमें एक इमेज जो होती है उसको इमेजेस फोल्डर में रखना होता है, लेकिन एक ही इमेज है तो बाहर भी रख सकते हैं। हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक ही इमेज है और कोई इमेज नहीं है, ठीक है। तो इसको बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन इमेजेस फोल्डर में मैं डाल देता हूँ। तो ये इमेजेस फोल्डर हो गया। अब यहाँ पर हमें ये सन का आइकन लगाना है। तो सन का आइकन कैसे लगाएंगे, यहाँ पर इस H2 के अंदर ही में दिख रहा है, ठीक है। ऐसा हम चाहें तो साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन साइड में रखेंगे तो हमारा ये अगर हम यहाँ पे नीचे इमेज रख दें img और फिर सोर्स कैसे देंगे, स्लैश लगाएंगे, इमेजेस लगाएंगे, फिर ये सन का ऑप्शन आ गया और अल्ट टेक्स्ट में भी सन लिख देते हैं, सन, बस इतना ही लिख देते हैं, सन। तो इस डाउनलोड फोल्डर को मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे आ गया है। तो इसको हमें साइड में लगाना है। साइड में लगाने के लिए हम चाहें तो इसके अंदर सीधा डाल सकते हैं H2 के अंदर। तो इधर मैंने डाल दिया। अब ये साइड में आ गया है, लेकिन ये वर्टिकली थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये क्या करें, इसको हम कैसे करेंगे फिक्स। तो पहली बात तो ये जो टुडे है इसको एक स्पैन टैग में रख देते हैं, लेकिन स्पैन टैग में रखने से फिक्स नहीं हो जाएगा, बस ऐसे ही रख देते हैं। और फिर इस इमेज को कैसे अलाइन करेंगे, तो इमेज के ऊपर एक एट्रीब्यूट होता है, एक मतलब प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, वर्टिकल अलाइन, ठीक है। वर्टिकल अलाइन मिडल अगर कर देंगे तो ये मिडल में अलाइन हो गया एकदम सही से। तो हमें इमेज के ऊपर ये चीज़ लगाना है। तो इमेज के ऊपर एक क्लास दे देते हैं, क्लास सन आइकन, और इस सन आइकन को कर देंगे वर्टिकल अलाइन मिडिल। ये इतना कर दिया तो हमारा ये एकदम से अलाइन हो गया सही से। और यहाँ पे बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा, तो ये स्पेस कैसे डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट राइट ये दे सकते हैं। तो मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 16 पिक्सल, देखते हैं तो ये थोड़ा सा गैप आ गया है यहाँ पे। अगर मार्जिन दे रहे हैं ना तो एक गैप यहाँ पे आ गया। तो हमारा इतना डिज़ाइन बन के रेडी है। अभी बहुत सारी चीज़ें बनाना बाकी है। अभी ये चीज़ है, ये चीज़ है, मतलब प्रोग्रेस बार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम आगे बढ़ने से पहले इसको हम देखते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन्स में कैसे दिखेगा, क्योंकि हमें मोबाइल के लिए भी बनाना है। और यहाँ पे मोबाइल का डिज़ाइन नहीं है। मोबाइल का डिज़ाइन इसीलिए नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये मोबाइल का ही है, मतलब मोबाइल जैसा ही है एकदम। तो मोबाइल में हम देखते हैं कि कैसा दिखेगा। तो ये ठीक है यहाँ तक, लेकिन ये देखो मोबाइल में ऐसा दिख रहा है, और ये टेक्स्ट मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो मोबाइल में हम इसका फॉन्ट साइज जो है ये 32 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो चलो हम कैसे करेंगे मोबाइल में। इसका साइज तो ठीक है, इसका साइज मुझे समझ आ रहा है और सही भी है। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल में जो है इसका साइज ये मतलब फॉन्ट साइज 32 पिक्सल कर देते हैं। और मोबाइल कहाँ से मानेंगे हम, लगभग 740 पिक्सल मान लो, 768 पिक्सल मान लेते हैं। और फिर उसके नीचे का जो भी है उसका फॉन्ट साइज 32 पिक्सल कर देंगे। तो यहाँ पे आते हैं, नीचे लगाते हैं एट मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे यहाँ पे एट मीडिया, और फिर इसके अंदर लिखेंगे मैक्स विड्थ, और फिर यहाँ पे 768 पिक्सल। अब इस 768 पिक्सल मैंने कहाँ से डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया, तुम कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये बूटस्ट्रैप इस पर्टिकुलर उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है, और ये इसीलिए है क्योंकि अगर यहाँ पे आओगे तो जो आईफोन का टैबलेट होता है मिनी, आईपैड मिनी, इसकी जो विड्थ होती है वो 768 पिक्सल होती है। तो इसके यहाँ तक मान लेते हैं टैबलेट है, फिर इसके नीचे जो भी है सब कुछ मोबाइल मान लेते हैं। तो यहीं से 768 पिक्सल समझ लो कि यहीं से लिया गया है, और कोई ज़रूरी नहीं है, तुम 700 कर सकते हो, 600 कर सकते हो, जितना भी तुम्हें सही लगे उतना कर सकते हो। ये हो गया। यहाँ पे हमें जो टाइटल है उसका फॉन्ट साइज छोटा कर देना है, बस टाइटल जो है इसका फॉन्ट साइज छोटा करके कर देंगे 32 पिक्सल, फॉन्ट साइज 32 पिक्सल। ये हो गया। अभी अगर हम छोटा करेंगे इसको तो ये देखो 32 पिक्सल हो गया, छोटा हो गया है, तो ये सही है। अभी अगर हम इसको देखें, जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, कार्ड है, इसके ऊपर जो पैडिंग है हमने कितना पिक्सल दिया है, टॉप एंड बॉटम दिया है 32, लेफ्ट राइट दिया है
48। तो इसको भी थोड़ा सा कम करते हैं मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल में हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। तो लेफ्ट राइट कर देते हैं 24 और टॉप बॉटम 16 कर देते हैं। तो ये जो ऐप कंटेनर है इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये पैडिंग कर देते हैं, टॉप बॉटम 16 पिक्सल, लेफ्ट राइट 24 पिक्सल, ऐसा कुछ। तो 24 थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, ठीक है, ये 32 कर देते हैं, ठीक है, अभी सही है। तो ये मैंने इतना कर दिया, मोबाइल में इस तरह से कुछ आएगा। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बॉडी से थोड़ा सा डिस्टेंस है इसके ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा ये दूर है, तो हम थोड़ा सा और गैप चाहते हैं कि थोड़ा सा और ज़्यादा गैप हो। तो बॉडी के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है, तो मार्जिन जो बॉडी का मार्जिन है उसको 0 कर देते हैं। तो बॉडी का मार्जिन 0 करने से क्या होगा, एकदम सट जाएगा, जो थोड़ा सा गैप था वो भी गया। तो हम बॉडी के ऊपर नहीं मार्जिन दे देते हैं, बॉडी के ऊपर मार्जिन नहीं देते हैं, हम किसके ऊपर देते हैं, मेन टैग के ऊपर दे देते हैं मार्जिन। मेन के ऊपर अगर मार्जिन देंगे, मार्जिन कितना पिक्सल, 16 पिक्सल दे देते हैं, ये मार्जिन से इतना हो गया। और हो सकता है कभी कभी मार्जिन ना काम करे। किस केस में नहीं काम करेगा, अगर हमारा ये अगर हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, डिस्प्ले, अरे कहाँ गया, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मार्जिन काम कर रहा है, 1 मिनट में देख लेता हूँ, मैं बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ तो भी काम कर रहा है, कोई बात नहीं, ये कभी कभी मार्जिन नहीं काम करता है इस केस में। यहाँ पे मार्जिन 16 पिक्सल मैंने दे दिया, और इसको अगर हम चाहें तो पैडिंग ही दे सकते हैं, पैडिंग, पैडिंग 16 पिक्सल, तो भी ये मतलब काम करेगा। तो हमें बस पैडिंग लेफ्ट राइट चाहिए, पैडिंग टॉप बॉटम नहीं चाहिए। इस केस में हमें पैडिंग टॉप बॉटम भी मिल गई होगी कुछ ना कुछ, यहाँ पे टॉप एंड बॉटम मिल गई है पैडिंग। तो टॉप बॉटम को हम 0 कर देते हैं, 0 एंड 16 पिक्सल। तो पैडिंग लेफ्ट राइट, तो मोबाइल में हमारे कुछ ऐसा दिखेगा ये चीज़ जो भी है। तो ये सही है। अभी अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अगला सेक्शन बनाता हूँ, और अगले सेक्शन में क्या है, रेज द बार बाय कंप्लीटिंग योर गोल्स, और उसमें कई सारी चीज़ें हैं, फिर ये प्रोग्रेस बार है, और फिर इनपुट फील्ड्स हैं। तो चलो बनाते हैं एक करके। ये हमने कॉपी कर लिया उस टेक्स्ट को, और HTML के अंदर आते हैं, और फिर देखो ये ऐप कंटेनर है, ऐप के अंदर H2 लिखा है, फिर उसके बाद हम एक पी टैग लगा देते हैं, पी टैग के अंदर वो लिख देते हैं, रेज द बार बाय कंप्लीटिंग योर गोल्स, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका कलर और ये सब फॉन्ट साइज सब कुछ देखते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्ट में आएंगे तो ये है फॉन्ट वेट 400 पिक्सल, फॉन्ट वेट बाय डिफ़ॉल्ट पी टैग का होता है 400 पिक्सल। अगर कंप्यूटर में जाओगे और देखोगे फॉन्ट वेट तो 400 पिक्सल है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमें फॉन्ट वेट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और भी ये फॉन्ट साइज़ है और कलर है, फॉन्ट साइज़ और कलर हम सेट करते हैं। तो ये इसका क्या क्लास दे सकते हैं इसके ऊपर, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्लास देने में, क्लास क्या नाम दें हम इसका। तो ये मान लो ये हमारा प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस बार का ये लेबल है, ठीक है। तो क्लास देंगे प्रोग्रेस लेबल, तो प्रोग्रेस लेवल का हम फॉन्ट साइज सेट कर देंगे 14 पिक्सल, और ये मीडिया क्वेरी के ऊपर ही लिखना है अभी। तो मीडिया क्वेरी को नीचे ही रखते हैं अपने फाइल के, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रेस लेवल का फॉन्ट साइज हो गया 14 पिक्सल, और कलर क्या है, कलर दे देंगे, यह कलर, पूरे इतनी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर हो सकता है आपको यहाँ पर मेरी वो आ रही होगी, मेरी क्या बोलते हैं, मेरी फ़ोटो, मेरा वीडियो आ रहा होगा, तो आपको ये नहीं दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा ही कर लेता हूँ, इसको, इस विंडो को ही मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा, इधर से मैं करूँगा छोटा थोड़ा सा, तो इधर हम ले आएंगे इसको, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह से, ठीक है।
तो यहाँ से हम कलर कॉपी कर लेंगे, ये कलर मैंने कॉपी कर लिया और इधर आके पेस्ट कर देते हैं। कलर हो गया ये, और फिर फॉन्ट साइज़ मैंने ऑलरेडी दे दी है, बस फॉन्ट साइज़ और कलर बस इतना ही देना था। और इसके बीच में अगर हम गैप देखें तो 46 पिक्सल दिखा रहा है, तो लगभग उतना ही गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गैप चाहें तो दे सकते हैं। मार्जिन टॉप इसके ऊपर, मार्जिन टॉप इन दोनों के बीच में ऑलरेडी है मार्जिन, लेकिन ठीक है, अगर कम लगेगा तो बाद में दे देंगे। अब इसके बाद अगर हम अपने डिज़ाइन में देखें तो है प्रोग्रेस बार। अब ये प्रोग्रेस बार यहाँ पे तो इस तरह से है, ये तो ठीक है, ये तो बना लेंगे। इसको कैसे बनाएंगे? तो बन जाएगा, सब कुछ CSS का यूज़ करके ही बन जाएगा। तो चलो देखते हैं। अगर हम HTML में देखें तो एक होता है हमारे पास प्रोग्रेस टैग, ठीक है। तो अगर प्रोग्रेस टैग यहाँ पे लगा दोगे, अगर तुम गूगल पे जाके सर्च करते हो प्रोग्रेस टैग इन HTML, तो W3 स्कूल्स के ऊपर ही तुम्हें मिल जाएगा ये प्रोग्रेस टैग। इसको अगर कॉपी करके लगाते हो तो तुम्हारा प्रोग्रेस बार ऑटोमेटिक बन जाएगा एक तरह से। ये देखो प्रोग्रेस बार बन गया है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये, लेकिन ये ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं होता है। इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें। इस प्रोग्रेस टैग को सेलेक्ट करें और कलर चेंज कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है एक्सेंट कलर, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है इस केस में, ठीक है। अगर हम इसका एक्सेंट कलर कर दें, ये वाला, ये अगर कलर कर देते हैं एक्सेंट कलर, तो देखो क्या होता है। ये ये इतना तो इस तरह से होगा ग्रीन, लेकिन ये ब्लैक हो गया और इसको सेट करने का कोई तरीका भी नहीं है, ठीक है। तो ये कलर ऑटोमेटिक, देखो कहाँ गया ये, जो भी एक्सेंट कलर है ये सेट हो गया। और जो दूसरा कलर है हमें इस तरह से कलर चाहिए, तो इसको हम कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये हमारा ये जो कर्व है, ये कर्व है, मतलब हमारा प्रोग्रेस बार इधर अंदर भी कर्व है। बाहर तो कर्व है ही, लेकिन इसमें बाहर ही कर्व है, अंदर नहीं कर्व है। तो हम इस प्रोग्रेस टैग को नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। हम अपना खुद का प्रोग्रेस बार बनाएंगे। इस प्रोग्रेस टैग को रिमूव कर देते हैं। ये प्रोग्रेस टैग है, मैंने बस इसीलिए बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोग्रेस टैग होता है और उसका यूज़ करके हम बना सकते हैं एक प्रोग्रेस बार। तो लेकिन उसमें ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती, हम खुद का एक प्रोग्रेस बार बनाएंगे। तो एक मैं क्लास देता हूँ प्रोग्रेस बार, ठीक है। प्रोग्रेस बार दे दिया और फिर चलो इसको स्टाइल करते हैं। एक बार स्टाइल में करता हूँ, तो इसकी हाइट हम देख लेते हैं कितनी है। अब इस केस में हम हाइट यूज़ करेंगे यहाँ से, ठीक है। इस केस में ये 30 पिक्सल की हाइट है, यहाँ भी दिखा रही है 30 पिक्सल, तो इस केस में हम हाइट देंगे अभी, और विड्थ नहीं देंगे, लेकिन इस केस में विड्थ नहीं देंगे। अभी देखना तुम, अगर हम यहाँ पे करें डॉट प्रोग्रेस बार और हाइट कर देंगे 30 पिक्सल, 30 पिक्सल की हाइट हो गई। और फिर बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर हम ये वाला देते हैं। अभी ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। ये बैकग्राउंड, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इधर ही दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो ये हो गया और इसको हम कलर कर देंगे चेंज करके बैकग्राउंड कलर। तो हमारा प्रोग्रेस बार कुछ इस तरह से बन गया है, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से जूम कर दिया था, इसलिए ये आ रहा है। अब इसका बॉर्डर रेडियस है कुछ राउंडेड है, कॉर्नर राउंडेड है, तो कितना है बॉर्डर रेडियस? 15 पिक्सल। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ बॉर्डर रेडियस को, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा प्रोग्रेस बार इस तरह से बन गया है। अब इस तरह से तो ठीक है, लेकिन हम उसके अंदर प्रोग्रेस कैसे दिखाएंगे, वो चीज़ कैसे करेंगे? तो चलो उसको बनाते हैं अभी। तो इतना बन गया हमारा। अब उसको बनाने के लिए हमें उसके अंदर एक और डिव रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक डिव रख देते हैं प्रोग्रेस वैल्यू, या प्रोग्रेस अमाउंट, प्रोग्रेस वैल्यू, कुछ भी कर सकते हैं। और इसको भी लगभग सेम स्टाइल देंगे। और देखो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरी चीज़ को। इसको भी लगभग सेम स्टाइल रहेगा, बॉर्डर रेडियस भी उतना ही रहेगा, बस बैकग्राउंड कलर अलग रहेगा। जो बैकग्राउंड कलर है वो अलग कर देंगे। वो अलग क्या हो जाएगा? वो अलग हो जाएगा ये वाला कलर। तो
ये हो गया बैकग्राउंड कलर, इधर से मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया। तो अभी देखोगे तो ये पूरा का पूरा कवर हो गया है। अब इसकी जो विड्थ है, विड्थ हम कर देंगे 30% ऐसे ही, बस आर्बिट्रली रैंडमली। तो ये प्रोग्रेस बार की मैंने ओके ओके यहाँ पे मैं मुझे गलती से मैंने वो कर दिया, प्रोग्रेस बार का ही सब कुछ चेंज कर दिया। यहाँ पे मुझे वो करना था प्रोग्रेस वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये प्रोग्रेस बार हमारा वैसा का वैसा ही है, जो हमारी प्रोग्रेस वैल्यू है वो हमारी बन गई है। इसको 60% अगर कर देंगे तो ये देखो बढ़ रही है, ठीक है। और अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें और इस वैल्यू को छोटा बड़ा करें तो ये देखो घट बढ़ रहा है। बस हम केवल विड्थ को घटा बढ़ा रहे हैं और ये हमारा प्रोग्रेस बार बन के तैयार हो चुका है। हमने क्या किया, एक बड़ा डिव लिया है, उसका पूरा विड्थ है बाय डिफॉल्ट पूरा 100% जो भी है, और एक इनर डिव लिया है, उसका जो हाइट है सेम है जितना बड़े वाले का है, और उसकी विड्थ बस हम केवल घटा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और विड्थ घटा बढ़ा के हम उसका एकदम प्रोग्रेस बार बना दिए इसको, ठीक है। तो सही है, एकदम मस्त है, काम कर रहा है। अब इसकी हाइट को हम 100% करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि मान लो हमें अपने प्रोग्रेस बार की हाइट बढ़ानी है, ये हमारा प्रोग्रेस बार है, इसकी हाइट बढ़ा के कर देनी है 50 पिक्सल, 50-56। तो ये अंदर वाले की हाइट नहीं बढ़ रही है, अंदर वाले की हाइट तो हमें अंदर वाले की अलग से बढ़ानी पड़ेगी 50 पिक्सल, 50-56 जितना भी है। इसको हम कर देते हैं 100%। परसेंट करने से क्या होगा, जितना हम इसको बढ़ाएंगे ऑटोमेटिक वो बढ़ता जाएगा। ये इस तरह से प्रोग्रेस बार बन गया है, ये देखो, ठीक है। तो ये परसेंट में हाइट तभी काम करती है जब उसके पेरेंट के ऊपर कोई भी हाइट दी हो पिक्सल्स में या एक फिक्स्ड वैल्यू में, ठीक है। तो जब इसके ऊपर हाइट वैसे नहीं काम करेगी ये परसेंटेज में, ठीक है। ये तभी काम करेगी जब पेरेंट के ऊपर कोई भी हाइट दी हो। तो पेरेंट के ऊपर यहाँ पे हाइट दी गई है, तो हाइट को जैसे हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, जैसे हम मोबाइल में चाहेंगे तो मोबाइल में जब जाएंगे तो थोड़ा सा पतला कर देंगे इसको, मान लो 25 पिक्सल कर देंगे। तो अभी देखते हैं मोबाइल में कैसा दिखता है, उस हिसाब से कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिक घट बढ़ रहा है। अगर वैसा नहीं करते तो ये बड़ा हो जाता, अगर हम 30 पिक्सल ही करते और इसको छोटा करते तो ये देखो ऐसा हो जाता हमारा प्रोग्रेस बार। इसीलिए इसको हम 100% कर देते हैं। तो ये हमारा एकदम बढ़िया से प्रोग्रेस बार बन के रेडी है, ठीक है। पतला मोटा और जिस तरह से भी चाहे उस तरह से बन जाएगा ये। तो हम इसके और इसके बीच में कुछ गैप है 18 पिक्सल का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो चीज़ कर सकते हैं। या तो इसका मार्जिन बॉटम दे दें पी टैग का, यहाँ पे ऑलरेडी मार्जिन है और उसके कारण गैप भी है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे है 14 पिक्सल और हमें चाहिए 18 पिक्सल। तो हम इस लेवल के ऊपर दे सकते हैं मार्जिन बॉटम, नहीं तो चाहे तो इसके ऊपर मार्जिन बॉटम मार्जिन टॉप दे सकते हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी है, इसी प्रोग्रेस के ऊपर हम मार्जिन बॉटम 18 पिक्सल लेवल के ऊपर ही MB 18 पिक्सल ऐसा कर देते हैं। तो ये 18 पिक्सल मैंने कर दिया, यहाँ पे मार्जिन बॉटम थोड़ा सा बढ़ गया होगा, ये 18 पिक्सल हो गया और ठीक है। अब हम इसके अंदर अगर देखेंगे तो इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा है, 2 आउट ऑफ 3 कंप्लीटेड, इस तरह से लिख के आ रहा है। तो उसको हम बाद में देख लेंगे, अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं हार्ड कोडेड ही, ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं। और इसको हम इसकी विड्थ कर देते हैं 66%, और इसके अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे 2 आउट ऑफ 3 कंप्लीटेड, इस तरह से। अब इसका स्टाइलिंग अलग है, तो इसकी स्टाइलिंग भी देनी पड़ेगी हमें। तो कैसे देंगे, ये इसका फॉन्ट साइज जो है वो है 10 पिक्सल और फॉन्ट वेट है 500, ये दोनों चीज़ हमें कॉपी करनी पड़ेगी। तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो एक डिव के अंदर जब हम टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो उसका फॉन्ट वेट 400 रहता है। तो प्रोग्रेस वैल्यू को हम फॉन्ट वेट दे देंगे और फॉन्ट साइज दे देंगे, तो ये ठीक है। और कलर हम दे देते हैं वाइट, देखते हैं क्या है, वाइट है, एकदम वाइट नहीं है, कुछ अलग है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और आके दे देते हैं कलर जो भी है, ये हो गया। अब ये एकदम से ऊपर नहीं है, मतलब ऊपर बोल रहा हूँ, ये एकदम से ऊपर है, ये वहाँ पे सेंटर में नहीं है। तो सेंटर में कैसे करेंगे, तो ऐसे वर्टिकली हमें सेंटर में करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं।
इसको हम फ्लेक्स दे देते हैं। फ्लेक्स का यूज़ करके सेंटर करना काफ़ी इजी होता है। डिस्प्ले फ्लेक्स, और फिर अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। अलाइन आइटम सेंटर, तो उस तरह से सेंटर में आ जाएगा। और फिर एकदम साइड को टच कर रहा है तो हम पैडिंग लेफ्ट थोड़ा सा दे देते हैं। पैडिंग लेफ्ट राइट दोनों दे देते हैं। पैडिंग या पैडिंग लेफ्ट ही दे देते हैं। कितना पिक्सल, 16 पिक्सल, या देख लेते हैं कितना गैप है इसमें, इसके और इसके बीच में 20 पिक्सल है, तो 20 पिक्सल का गैप दे देते हैं। तो ये हमारा एकदम उस तरह से बन गया जिस तरह से हमारे डिज़ाइन में है। ठीक है, तो सही है। अभी ये छोटा होगा हमारा जो प्रोग्रेस बार है, इसकी जब विड्थ छोटी होगी, जो वैल्यू है इसकी, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है थोड़ा सा है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। तो एक का ही जब एक ही कंप्लीट हो जाएगा तभी उसकी विड्थ हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, तभी उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 33%। तो 33% में हमारी विड्थ ऑलरेडी उतना ज़्यादा रहेगी कि कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जब तक कुछ भी नहीं रहेगा ना, तब तक इसके अंदर हम टेक्स्ट कर देंगे एम्प्टी। ठीक है, इसके अंदर एकदम से एम्प्टी टेक्स्ट कर देंगे। अभी ऐसे ही रहने देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगला डिज़ाइन क्या है हमारे पास, आगे का है ये मतलब इनपुट फील्ड है, और यहाँ पे प्लीज़ सेट ऑल 3 गोल्स है। तो ये तब आएगा जब बिना मतलब सारे गोल्स को सेट किए अगर यूज़र क्लिक करता है इस पे, इस सर्कल डॉट पे, तब ये एरर आएगा। तो इसको भी बना लेते हैं चलो चल के। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके HTML के अंदर एक p टैग यहाँ पे फिर से लगा देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं ये चीज़, और इसके ऊपर क्लास दे देते हैं एरर लेबल। एरर लेबल है, और इसकी भी स्टाइलिंग दे देंगे सारा। तो ये हो गया, और इसका क्या है सब कुछ। तो हमें ये सब कुछ नहीं कॉपी करना है, सब कुछ कॉपी कर लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो मैं फॉन्ट से रिलेटेड ही चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ। एक तो फॉन्ट वेट अगर 400 नहीं है, तो अगर 500 है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। और वैसे मैंने 500 लगाया है, लेकिन मुझे डाउट है कि मैंने इसके अंदर 500 को इंपोर्ट किया है कि नहीं। यहाँ पर ये 600 है, तो यहाँ पे हमें 500 कर देना है, तभी 500 आएगा, 500। ठीक है, तो ये 500 मैंने कर दिया क्योंकि हम यहाँ पे 500 फॉन्ट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अभी ये सही है। तो यहाँ पे फॉन्ट से रिलेटेड ही चीज़ें मैं कॉपी करता हूँ। जैसे कि इस केस में मैं कलर कॉपी कर लूँगा और फॉन्ट साइज़ कॉपी कर लूँगा 14 पिक्सल। ठीक है, तो कलर ये हो गया और फॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल हो गया। बस लगभग इतना ही चीज़ चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। ये हमारा काम हो गया है इधर का। इसमें जो 100 चीज़ें हैं ना, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं। डिस्प्ले फ्लेक्स, लाइन आइटम सेंटर, ये पोजीशन एब्सोल्यूट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये हमारा बन चुका है इतना। अभी इसके बाद ये इनपुट फील्ड है। अब ये कैसी इनपुट फील्ड है जिसके अंदर सर्कल है। ऐसी इनपुट फील्ड तो हमने देखी नहीं है, तो ऐसी इनपुट फील्ड तो होती नहीं है। तो चलो बनाते हैं ऐसी इनपुट फील्ड, आ जाओ। ठीक है, तो इसका नाम क्या देंगे, गोल, मतलब ऐसा कुछ देते हैं। चलो, तो इनपुट फील्ड वैसी नहीं होती, हम बनाएंगे। हम पहले एक डिव बनाते हैं, इसका क्लास दे देते हैं गोल। बस एक गोल है ना, अब गोल हो गया एक। ठीक है, गोल कंटेनर, ऐसा कुछ गोल कंटेनर नाम दे देते हैं। और फिर इसके अंदर हम कई चीज़ें रखेंगे। एक तो सर्कल रखेंगे। सर्कल कहाँ से आएगा, सर्कल हम एक बना लेंगे। ठीक है, CSS का यूज़ करके सर्कल बना लेंगे। और फिर ये एक इनपुट फील्ड, तो इसके अंदर 2 चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक रख देंगे चेक बॉक्स टाइप में। मैं यहाँ पर वो वाला चेक बॉक्स नहीं यूज़ करूँगा जो कि ये होता है, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया क्या होता है, जो कि इनपुट के ऊपर होता है ना एक चेक बॉक्स टाइप चेक बॉक्स कर देंगे तो चेक बॉक्स मिल जाता है। वो नहीं यूज़ करेंगे हम यूज़ करेंगे अपना खुद का बनाया हुआ चेक बॉक्स। तो तुम ऐसा बोल सकते हो, कस्टम चेक बॉक्स, इस तरह से क्लास दे दो।
तो ये सर्कल रहेगा, इसको हम सर्कल बनाएंगे पहले, फिर उसके अंदर एक इमेज रखेंगे। इमेज क्यों रखेंगे? क्योंकि जब टिक होगा तो उसके अंदर ये आएगा, एक टिक का आइकन आएगा, तो उसको कैसे रखेंगे वो सब कुछ देखेंगे। तो कस्टम चेक बॉक्स है ये हमारा। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अभी इसको CSS में चल के स्टाइल देंगे थोड़ी देर में, और फिर एक इनपुट फील्ड यहाँ पे रख देते हैं। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब इतना अगर हम सब कुछ देखेंगे तो यहाँ पे इतना बन के आ गया है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इसको एक बॉर्डर देते हैं, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, बॉर्डर 9 पिक्सल सॉलिड और फिर समथिंग, और फिर बॉर्डर रेडियस 17 पिक्सल है। मैं इधर आके इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या नाम दिया है मैंने उसको, गोल कंटेनर। गोल कंटेनर। तो फिर इसका बॉर्डर रेडियस हो जाएगा 17 पिक्सल, और बॉर्डर हो जाएगा इतना जो भी दिया गया है। तो ये इतना पूरा बन गया है। अब इसकी जो हाइट है, इसकी अगर हाइट देखोगे तो 82 पिक्सल है, और हमारे इनपुट फील्ड की मतलब हमारे की हाइट कितनी है, यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करें तो 26 पिक्सल है। तो एक तो तरीका है तुम हाइट दे दो, ठीक है, वो भी सही तरीका है, लेकिन हम हाइट देते हैं, चलो हाइट दे देते हैं 82 पिक्सल। अगर हम इसकी हाइट दे देते हैं 82 पिक्सल, तो ठीक है, उतना बड़ा हो गया जितना बड़ा डिज़ाइन में था। लेकिन फिर ये हमारा इनपुट फील्ड, और अगर हम सर्कल भी बनाएंगे तो सब कुछ ऊपर ही आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे सर्कल जो भी था, सर्कल का क्या नाम है, कस्टम चेक बॉक्स, इसको भी चलो स्टाइल दे देते हैं। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, कस्टम चेक बॉक्स को भी स्टाइल देता हूँ। ये अब इस केस में हमें हाइट और विड्थ दोनों यूज़ करना है। ये जो कस्टम चेक बॉक्स है ना, इसकी हाइट विड्थ दोनों, क्योंकि ये छोटा सा आइकन है, एक फॉन्ट की तरह ही है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ दोनों यूज़ करनी है। तो हाइट और विड्थ दोनों कॉपी कर लेता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे दे देता हूँ हाइट विड्थ, तो 24 और अभी कुछ दिखा नहीं है हमें, ठीक है, 24 करने से कुछ भी दिखा नहीं। यहाँ पे बॉर्डर देते हैं, मैं दे देता हूँ बॉर्डर जो भी फिग्मा के अंदर था, तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखने लगा है। अब ये एक के ऊपर एक इस तरह से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ये हमारा, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये पूरा इसके आगे कोई भी एलिमेंट को आने नहीं देता है, क्यों, चाहे भले ही वो छोटा हो, ठीक है, तो इसीलिए इनपुट फील्ड हमारा नीचे आ रहा है। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको कर देते हैं ये बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल दे देते हैं, तो ये राउंड हो जाएगा, 50 पिक्सल नहीं 50%, तो एकदम से सर्कल बन गया। लेकिन अभी भी ये सही जगह पे नहीं है, तो फिर अब क्या करेंगे, अब हमें इसको देना होगा डिस्प्ले फ्लेक्स, इस कंटेनर को, ठीक है, कंटेनर को हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से ये एकदम से वैसा हो गया, मतलब स्ट्रेच हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, आइटम्स का जो होता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी वो स्ट्रेच होता है, तो इसकी हाइट ऑटोमेटिक स्ट्रेच हो रही है। तो यहाँ पे हम कर देंगे अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, तो ये सब कुछ सेंटर में आ गया है, अभी सही लग रहा है काफ़ी। और फिर लेफ़्ट राइट पैडिंग, यहाँ पे लेफ़्ट राइट पैडिंग दे देंगे, तो लेफ़्ट राइट कहाँ गया, कितना 22 पिक्सल की पैडिंग है, तो मैं लेफ़्ट राइट दोनों दे देता हूँ। पैडिंग टॉप बॉटम 0 कर देते हैं, और लेफ़्ट राइट 22 पिक्सल कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन गया है। अब ये हो गया, मैंने बताया था कि एक तो हाइट दे के कर सकते हैं, और दूसरा किस तरह से कर सकते हैं, दूसरा भी तरीका होता है, हम पैडिंग टॉप बॉटम इतना ज़्यादा दे दें कि वो ऐसे हो जाए। तो देखो दूसरा तरीका इस तरह से कर सकते हैं हम कि ये अगर मैं इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से मैं इतनी चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है, इतनी चीज़ हटा देता हूँ, तो फिर से मेरा ये हो गया। अब हम इसको कस्टम चेक बॉक्स है, इसको हम बोल देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने से ये चीज़ें एक ही सीध में आ गई हैं, ठीक है, अभी एक लाइन में आ गई हैं। अब मैं इसके ऊपर मैं पैडिंग टॉप बॉटम ज़्यादा दे सकता हूँ, ठीक है, पैडिंग लेफ़्ट राइट 22 पिक्सल रखूँगा, और पैडिंग टॉप बॉटम मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल, तो उससे भी इसकी हाइट बढ़ रही है। देखो
अब तुम्हें इतनी हाइट बढ़ानी है कि इसकी हाइट बढ़ के 82 पिक्सल हो जाए, ठीक है। तो अब वो इस केस में हमें गेसिंग गेम करना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा, और फिर इसको भी अलाइन करना पड़ेगा। तो उससे चाहे हाइट दे दो, ठीक है, हाइट दे दो। लेकिन किसी किसी केस में ये वाला अप्रोच ज़्यादा सही रहता है। अगर हम यहाँ पे देखो पैडिंग को थोड़ा सा कम करेंगे तो अभी कितना हो गया, 81 पिक्सल हो गया है, ठीक है। तो 81 लगभग 82 के क्लोज ही है, तो ठीक है। और हमें इसको वर्टिकल अलाइन, इसको या तो इनपुट फील्ड को वर्टिकल अलाइन मिडिल करना पड़ेगा, तो ये मिडिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी हमारा पूरा डिज़ाइन वैसे का वैसे ही बन गया है, और इसमें उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी पड़ी हैं। इसमें देखो, एक तो वर्टिकल अलाइन मिडिल करना पड़ा है इसको, कस्टम चेक बॉक्स को, दूसरा लाइन ब्लॉक करना पड़ा है, बस ये इतना दो चीज़ करना पड़ा। और इसमें चार चीज़ें करनी पड़ी थी, तो दोनों तरीका ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, यही फ्लेक्स वाला ही तरीका यूज़ करते हैं, फ्लेक्स में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसको मैं इनलाइन ब्लॉक को हटा देता हूँ, और या फिर लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लगा ही रहने देते हैं। और ऐसे फिर हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। तो रिमूव कर दो, ज़रूरत नहीं है तो रिमूव ही कर देते हैं, लेकिन उस तरह से भी कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में गैप है थोड़ा सा, इनपुट फील्ड और हमारा ये जो है इसके बीच में 22 पिक्सल्स का गैप है। तो हम एक तो ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ये जो चेक बॉक्स है, कस्टम चेक बॉक्स, उसके राइट में 22 पिक्सल की मार्जिन कर दो, या तो इसके लेफ्ट में जो हमारा इनपुट फील्ड है उसके लेफ्ट में 10 पिक्सल की मार्जिन कर दो। तो हम लेफ़्ट करेंगे, ठीक है, मुझे लेफ़्ट ज़्यादा पसंद है। तो अब ऐसा क्यों है वो कभी आगे आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा। कई बार हमें सही मतलब काफ़ी इजी पड़ता है लेफ़्ट देना, लेकिन तुम कोई भी दे सकते हो, इस केस में कोई भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो मैं इनपुट फील्ड, यहाँ पे इनपुट फील्ड के ऊपर क्लास दे देता हूँ कोई, मान लो गोल इनपुट, गोल इनपुट, ये क्लास दे दिया मैंने। और फिर यहाँ पे हम देंगे बॉर्डर, अभी ये बॉर्डर में दे रहा हूँ, बॉर्डर नन कर देते हैं। बॉर्डर नन करने से क्या होगा, ये हमारा ये दिखेगा नहीं, ठीक है, इनपुट फील्ड दिख नहीं रहा है अभी, जब क्लिक कर रहे हैं तब दिख रहा है। तो अभी बॉर्डर नन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उसको लेफ्ट भेजना है थोड़ा सा, मार्जिन लेफ्ट ML 22 पिक्सल, ये हो गया। तो ये इतना दूर आ गया। अब इसके ऊपर हम प्लेस होल्डर लगाते हैं, ये वाला, ये मुझे पहले ही लगा देना था, मैं भूल गया था। तो प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर अगर हम लगा देंगे तो टाइप करने से पहले ही हमें दिखेगा ये ऐड अ न्यू गोल। तो कुछ इस तरह से हमें दिखता हुआ प्रतीत होगा, मतलब दिखेगा ये चीज़। तो इसका अगर हम फॉन्ट फैमिली अगर देखें तो शायद ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इस पर अगर मैं फॉन्ट फैमिली करता हूँ, इनहेरिट, ये जो है हमारा इनपुट फील्ड, इसके ऊपर फॉन्ट फैमिली अगर देखोगे, अगर इनहेरिट करते हो तो देखो चेंज हुआ है। इनहेरिट करने से वो हो जाता है जो इसके पेरेंट के ऊपर था वो आ जाए, यानी कि हमने बॉडी पे दिया था तो बॉडी से मतलब आता है। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली अभी ये पॉपिंस हुआ है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फील्ड के अंदर उसका कुछ अलग ही फॉन्ट फैमिली रहता है। अगर हम इसको रिमूव कर दें और कंप्यूटर में जाके फॉन्ट फैमिली देखें तो एरियल है, देखो एरियल है, ठीक है, यहाँ पे एरियल है। और यहाँ पर अगर हम इसको लगा दें, इनहेरिट कर देते हैं, तो फॉन्ट फैमिली पॉपिंस आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसकी फॉन्ट फैमिली को इनहेरिट करवा देते हैं, फॉन्ट फैमिली इनहेरिट। तो इनहेरिट का मतलब अपने पेरेंट्स से ले लो। तो मैंने ये बोला था कि फॉन्ट से रिलेटेड फैमिलीज इनहेरिट होती हैं, मतलब फॉन्ट से रिलेटेड फैमिलीज नहीं, फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज इनहेरिट होती हैं 95% ऑफ द केसेस में। तो वही होता है, यही ये जो इनपुट फील्ड है ना, फॉर्म के अंदर ज़्यादातर जो ही बटन होती है उसके ऊपर इनहेरिट नहीं होता है, और इनपुट फील्ड के अंदर इनहेरिट नहीं होता है। तो यही कुछ केसेस होते हैं जिस केस में फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट नहीं होती हैं, और वैसे होती हैं लेकिन इनको ओवरराइट कर दिया जाता है। अगर हम यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पर इस इनपुट फील्ड को मैंने सेलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पर ये देखो इनहेरिटेड फ्रॉम बॉडी दिखा रहा है ना फॉन्ट फैमिली, लेकिन फिर उसको ओवरराइट कर दिया गया है यहाँ पर फॉन्ट फैमिली। अगर हम देखेंगे तो ये देखो ये यहाँ पे है, और फिर से ये इसको मैंने फिर से ओवरराइट कर दिया।
तो यहाँ पे ओवरराइट हुआ है ये, ठीक है। तो यूज़र एजेंट स्टाइल सीट इधर से ओवरराइट हो जाता है एक बार, मतलब ब्राउज़र हमारा उसको ओवरराइट करता है। तो ठीक है, हमने उसको फिर से ओवरराइट कर दिया। तो फॉन्ट फैमिली हो गई। अभी यहाँ पे फॉन्ट साइज़ भी देख लेते हैं कितना। फॉन्ट साइज़ है 16 पिक्सल, और इसका देख लेते हैं कितना फॉन्ट साइज़ है। फॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल ही होना चाहिए। फॉन्ट साइज़ का 13 पिक्सल है, तो इसका चलो फॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल, ये हो गया। अभी हम इसका बॉर्डर कर देते हैं नन। तो बॉर्डर नन हो गया। अब इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो फिर से ये बॉर्डर आ गया। तो ये बॉर्डर नहीं है, ये एक्चुअल में आउटलाइन है। जो हम क्लिक करते हैं तो आउटलाइन आ जाता है उसके ऊपर। तो हम इसका आउटलाइन कर देते हैं नन। तो अभी अगर हम क्लिक करेंगे तो आउटलाइन भी नहीं आएगा, ठीक है। और अगर इसको देखोगे तो ये जो प्लेस होल्डर है इसका कलर बहुत ही लाइट सा है, ठीक है। इसका जो कलर है बहुत ही कम है। हम प्लेस होल्डर का कलर कैसे चेंज करें? अगर हम यहाँ पे वो कलर डाल देंगे तो प्लेस होल्डर का कलर कोई भी चेंज नहीं होगा, हमारे एक्चुअल इनपुट का कलर चेंज हो जाएगा। और इनपुट का कलर हमें नहीं चेंज करना है, इनपुट का कलर जो है वो ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो अभी मान लो आप प्रोजेक्ट बना रहे थे तो आपको नहीं पता है इनपुट के अंदर जो प्लेस होल्डर है उसका कलर कैसे चेंज करना है। तो आप गूगल पे सर्च करो हाउ टू चेंज इनपुट कलर, प्लेस होल्डर कलर ऑफ इनपुट, ऐसा कुछ सर्च करो। तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि यहाँ पे ऐसे करोगे अगर, ठीक है, और फिर कॉलन कॉलन लगाओगे और यहाँ पे लिखोगे प्लेस होल्डर, तो इसका कलर चेंज कर सकते हो। फिर इस कलर को यहाँ से हटा के इधर रख दो। तो हम ये बता रहे हैं कि गोल इनपुट का जो प्लेस होल्डर है उसका कलर चेंज करके ऐसा कर दो। तो ये हमने चेंज कर दिया इसका कलर। अगर इसको हम चेंज करके रेड कर देंगे तो रेड हो जाएगा, ये देखना, ये देखो रेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं एक प्लेस होल्डर का भी कलर। तो हमारे प्लेस होल्डर का कलर चेंज हो गया। अभी ये इनपुट फील्ड जो है एकदम वैसे लग रही है जैसे यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और डिफरेंस है, जो इसका कलर है, इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो है वाइट, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है FFF है, ये वाला कलर है। तो जो हमारा पूरा इनपुट कंटेनर है, कहाँ गया गोल कंटेनर, इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं वाइट। ये बैकग्राउंड कलर हो गया पूरा FFF यानी कि वाइट। तो ये हो गया। तो इतना बन गया। अब देखते हैं इसके ऊपर कितना गैप है यहाँ पे। तो इसके और इसके बीच में 20 पिक्सल्स का गैप है। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा गैप इसमें बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 पिक्सल्स का गैप नहीं होगा, देख लेंगे यहाँ पे लगभग 12 पिक्सल का ही गैप होगा। यहाँ पे अगर हम स्टाइल्स के अंदर जाएं तो 14 पिक्सल का गैप है। तो हम इसको 20 पिक्सल का गैप करते हैं। तो इसके ऊपर हम जो हमारा एरर लेवल है उसके ऊपर हम कर देते हैं मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। तो ये एरर लेवल के नीचे इतना 20 पिक्सल्स का गैप हो गया, और उसके ऊपर भी 20 पिक्सल्स का ही होगा, 18 पिक्सल का है लेकिन हम 20 पिक्सल ही कर देते हैं। तो मार्जिन ब्लॉक कर देंगे अगर, तो मार्जिन ब्लॉक का मतलब होता है मार्जिन टॉप एंड बॉटम। तो टॉप एंड बॉटम इतना गैप हो गया है। अब ये एरर पूरे टाइम नहीं दिखेगा, तो अभी रहने दो, अभी थोड़ी देर बाद हम इसको गैप करेंगे। और ये जो कंप्लीटेड यहाँ पे लिख के आया ये भी तभी आएगा जब तीनों गोल्स को ऐड कर लेगा यूज़र। तो सब कुछ जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके करेंगे। तो इतना हो गया है। और इसके बीच में कितना है, 18 पिक्सल्स का गैप है। मुझे 18 पिक्सल थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल का गैप। यहाँ पे ऑलरेडी हमने दिया 18 पिक्सल अपने इस प्रोग्रेस लेवल पे, लेकिन मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट एकदम फिग्मा की तरह ही बनाओ, तुम्हें ऐसा बनाना है कि फिग्मा से सुंदर दिखे, या तो फिग्मा जैसा दिखे या तो उससे सुंदर दिखे, उससे ख़राब नहीं दिखना चाहिए तुम्हारा डिज़ाइन। तो तुम्हें अगर थोड़ा सा गड़बड़ भी लग रहा है ना तो उसको तुम फिक्स कर सकते हो। इसमें मुझे कई चीज़ें मिल रही हैं फिक्स करने के लिए, लेकिन मैं हर एक चीज़ नहीं फिक्स कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे गैप है तो उसको 4 के मल्टीपल्स में देना होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे 15 पिक्सल भी है, 14 पिक्सल भी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलता है उतना। अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ फिग्मा में गड़बड़ी है तो तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो अपने हिसाब से, तुम उसको सही कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें बन गई हैं। अब आगे का चीज़ जो है हमारा काफ़ी ईजी है, ठीक है, आगे का चीज़ जो है काफ़ी ईजी है। अब इसी को हम डुप्लिकेट करवा देंगे 2 बार, और ये जो हमारा पूरा गोल कंटेनर है इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, एक बार यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स यानी कि पूरा बंद हो जाएगा। फिर उसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट अल्ट डाउन एरो, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो, इसका अगर शॉर्टकट का यूज़ करेंगे तो हमारा इतना पूरा डुप्लिकेट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये तो डुप्लिकेट हो गया, लेकिन ये सटा है सारा सारा एक एक करके। तो अब इसको कैसे फिक्स करें? तो ठीक है, करते हैं फिक्स, एकदम इजी है। हम चल के इस पे मार्जिन बॉटम दे सकते हैं, है ना। ये जो हमारा गोल कंटेनर है इस पे मार्जिन बॉटम दे दो और देख लो कितना गैप है। देखो इसमें 46 पिक्सल है गैप, तो यहाँ पे आ जाओ और गोल कंटेनर मार्जिन बॉटम 46 पिक्सल दे दो, हो गया, गैप सारा आ गया इतना। तो हमारा इतना बन गया है। अब क्या करें? अब इसके नीचे वाला जो चीज़ है वो देखते हैं क्या है। तो है मूव 1 स्टेप अहेड टुडे, ठीक है, यहाँ पे एक कोट लिखा है। तो और इसके बीच में देखते हैं, तो यहाँ पे 46 पिक्सल्स का गैप नहीं है, यहाँ पे 54 का है। तो चलो हम चल के देखते हैं, एक पी टैग यहाँ पे लगाते हैं नीचे, ठीक है, इसके नीचे एक पी टैग लगा देंगे और मूव 1 स्टेप अहेड टुडे ऐसा लिख देंगे। तो चलो चल के देखते हैं अपने ब्राउज़र में कैसा दिख रहा है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे हमें सेंटर में इसको करना है और फॉन्ट से रिलेटेड और कई कई सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, जैसे कि फॉन्ट वेट हो गया। तो फॉन्ट वेट 500 है, मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉन्ट वेट। फॉन्ट साइज़ तो 16 पिक्सल होगा उसका, और ये सेंटर करना है इसको। तो इसके ऊपर एक क्लास दे देते हैं, क्लास दे देते हैं कोट, बस कोट नाम से एक क्लास दे देते हैं। तो कोट हो गया ये, और ये क्या है, मार्जिन बॉटम 56 पिक्सल, ठीक है। तो इस कोट को हम देंगे स्टाइल, क्या स्टाइल रहेगा, फॉन्ट वेट 500 पिक्सल, पिक्सल नहीं होता है, 500 होता है। और ये क्या बोलते हैं, फॉन्ट वेट हो गया, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि सेंटर में आ जाए। तो ये आ गया सेंटर में, अब सही है इतना। अब इसके नीचे इसका फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है और हमारा भी 16 पिक्सल ही होगा। अगर हम यहाँ पे आके देखेंगे तो कंप्यूटर के अंदर फॉन्ट साइज ये 16 पिक्सल है, ठीक है। तो हमें फॉन्ट साइज देने की ज़रूरत नहीं है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको वैसे ही रहने दो, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हो गया। अब इसके नीचे है बस केवल एक ही लाइन, मेड विथ लव बाय अनुराग सिंह, ये मेरा नाम है, आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो उसके नीचे फिर से एक पी टैग ही लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा स्पेस क्यों आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कोई क्लास दे देंगे, क्लास। तो इसका क्या क्लास दें, क्या नाम दें, आपके हिसाब से क्या सही रहेगा? तो वैसे तो आप अभी बता नहीं पाएंगे, मैं खुद से ही कोई क्लास देता हूँ, मेड विथ, बस ये ठीक है, ठीक है। मेड विथ, इसका फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट साइज होगा 10 पिक्सल और फॉन्ट वेट है 500 और कलर दूसरा है, ठीक है। ये हो गया। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं और कलर क्या है ये, तो इतना हो गया। तो ये वाला भी आ गया, और इसके और उसके बीच में कितना गैप है ये देख लेते हैं, 66 पिक्सल, तो इसको 64 पिक्सल हम कर देते हैं। इस पर मार्जिन टॉप दे देते हैं इस बार 64 पिक्सल, तो इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा 64 पिक्सल का। अब ये जो हमारा ऐप है उसके नीचे कोई भी गैप नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो सही है। तो जो हमारा मेन टैग है ना, उसी के ऊपर पैडिंग बॉटम थोड़ा सा दे देते हैं, कहाँ गया ये, टॉप बॉटम, टॉप नहीं देते हैं हम, केवल पैडिंग बॉटम दे देते हैं। तो पैडिंग बॉटम कैसे देंगे,
यहाँ पे लास्ट वैल्यू अगर दे देते हैं 32 पिक्सल, तो ये पैडिंग बॉटम का काम करेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से ये हो गया। अब अगर हम इसको मोबाइल में खोल के देखें अपने ऐप को तो कैसा दिखेगा, ऐसे अगर, तो ये देखो कोई टैबलेट है, ठीक है, आईपैड मिनी, तो उसमें ऐसा दिख रहा है। अगर हम कोई आईफोन ऐसी अगर ले लें तो ये देखो हो गया कल्याण, यहाँ पे ये हमारा दब गया है ये जो इनपुट है। ठीक है, तो हमने पहले नहीं देखा, नहीं तो पहले भी फिक्स कर सकते थे, तो अभी फिक्स करते हैं, देखते हैं कहाँ से गड़बड़ी है यहाँ पे। तो इसको अगर हम छोटा करेंगे तो जैसे इनपुट फील्ड छोटा हो रहा है, देखो ये इसको श्रिंक कर रहा है। तो हमें क्या बताना है, जो हमारा ये है इसको फ्लेक्स श्रिंक 0 दे देना है, बस इतना सा करना है। हमारा ये जो कस्टम चेक बॉक्स है ना, इसको हम बता देंगे कि इसको श्रिंक नहीं करवाना है। तो ये कस्टम चेक बॉक्स यहाँ पे है, इसको बोल देना है फ्लेक्स श्रिंक 0, बस इतना सा कर देंगे तो हमारा ये श्रिंक नहीं होगा, ये देखो। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हम फ़ोन के अंदर देखेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है, काफ़ी मस्त दिख रहा है, एकदम सही है। और ये हमने ऐसा बना लिया है कि किसी भी फ़ोन में खोलेंगे तो ये सही दिखेगा। ठीक है, किसी भी फ़ोन में, अगर हम इसको आईफोन XR में खोलेंगे तो भी सही दिख रहा है, आईफोन SE में खोला था तो भी सही दिख रहा था, ये आईफोन 12 है, कौन सा है, 12 है, 12 प्रो है, तो भी सही दिख रहा है। यानी कि हमने ऐसा बनाया है कि ये कैसे भी हमारा छोटा बड़ा हो, कितनी भी छोटी बड़ी डिवाइस हो, या कुछ तो ज़्यादा, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। ठीक है, तो कितनी भी छोटी डिवाइस हो, लगभग काफ़ी छोटी डिवाइस तक ये काम कर रहा है सही से। ठीक है, तो हमने ऐसा डिज़ाइन बना लिया कि ये बड़े से लेके छोटे तक एकदम रिस्पॉन्सिव है। अब यहाँ पे मैं एक और इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ कि जैसे हम आईफोन SE खोल रहे हैं, आईफोन अगर XR खोल रहे हैं तो ठीक है, एक ही बार में पूरी की पूरी स्क्रीन दिख जा रही है, लेकिन अगर एक्चुअल में फ़ोन में खोलेंगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि सर्च बार भी आएगा उसमें, तो थोड़ा सा कट जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार में मैक्सिमम जितनी चीज़ें दिख पाएँ उतना ठीक है। तो यहाँ पे जो गैप है हमने दिया है 48 पिक्सल या 42 पिक्सल कुछ का गैप दिया है। ठीक है, देख लेते हैं कितने का गैप है, 46 पिक्सल का गैप दिया है। तो उसको हम मोबाइल के अंदर कम कर सकते हैं और इस इनपुट फील्ड की हाइट भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ताकि जैसे ये आईफोन SE है ना, तो उसमें यहाँ पे चारों फील्ड्स, तीनों चीज़ें नहीं दिख रही हैं एकदम पूरी की पूरी, तो उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा, और गैप को भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो एक मीडिया क्वेरी लगा के अभी छोटा करते हैं इसको। तो जैसे कि हमारा ये है गोल कंटेनर, मीडिया क्वेरी के अंदर हम दे देंगे, कहाँ गया, ये हमारी मीडिया क्वेरी है, तो ये हो गया गोल कंटेनर। और इसका हम हाइट कर देते हैं, पहले थी 82 तो अभी 64 कर देते हैं, हाइट 64 पिक्सल। देखो हाइट 64 कर दिया। तो हम इसको छोटा करेंगे, जैसे ही 768 पिक्सल से छोटा होगा हमारा डिवाइस, ये देखो इसकी हाइट कम होगी। अब हाइट जब कम हो गई है तो हमें इसको भी कम करवाना चाहिए, क्या बोलते हैं, गैप को भी कम करवाना चाहिए, तभी सही लगेगा। तो जो मार्जिन बॉटम है पहले कितना था, 46 पिक्सल था, ये गोल कंटेनर 46 पिक्सल, तो इसकी मार्जिन बॉटम भी हम कम करके 24 पिक्सल कर देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। 24। और डेस्कटॉप में भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 46 के बजाय अगर 42 कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया डेस्कटॉप में, ठीक है, और ये हो गया मोबाइल में, सारा पास पास आ गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसका बॉर्डर रेडियस भी थोड़ा सा कम कर दूँ। अभी देखते हैं कितना है, अभी स्टाइल्स में अगर आएंगे तो बॉर्डर रेडियस कहाँ है, ये गोल कंटेनर है, बॉर्डर रेडियस मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, 17 पिक्सल है, तो इसको हम कर देते हैं 14 पिक्सल। ठीक है, यहीं पर दे देंगे बॉर्डर रेडियस 14 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा कम राउंडेड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम और भी कम कर दें 12 पिक्सल तो ही सही है, मैं 12 पिक्सल इसको कर देता हूँ। तो ठीक है, 12 पिक्सल हो गया। और यहाँ पर ये जो सर्कल है, ये जो चेक बॉक्स है, इसकी थोड़ी सी हाइट छोटी कर देते हैं। ठीक है, इसकी हाइट विड्थ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कस्टम चेक बॉक्स की 24 से 18 या 20 कर देते हैं, 24 से कम करके
हाइट 20 पिक्सल और फिर विड्थ 20 पिक्सल, थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो अभी काफ़ी सही लग रहा है। अब यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है हमारी, ये बस केवल यहीं तक है। कहाँ तक? यहाँ तक है। अब यहाँ तक उतना सही नहीं, हम चाहते हैं कि यहाँ तक रहे, ठीक है, लगभग पूरे इसमें फैली रहे। अगर यहाँ पे भी यूज़र क्लिक करे तो टाइप कर सके। अगर मैं इनपुट फील्ड का बैकग्राउंड कलर कुछ दे दूँ, जो भी हमारा गोल इनपुट है, बैकग्राउंड कलर पिंक, बस ऐसे ही मैंने दे दिया टेस्टिंग के लिए। तो बस यहीं तक है ये, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये पूरा रहे, तो इसकी विड्थ हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये इसके पेरेंट के ऊपर लगाया है कि फ्लेक्स, मतलब इसके ऊपर फ्लेक्स बॉक्स लगाया है, ठीक है। और इसके ऊपर बोल दिया फ्लेक्स श्रिंक जो है 0, और इसके ऊपर हम बोल सकते हैं फ्लेक्स ग्रो 1, ठीक है, फ्लेक्स ग्रो 1। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जो हमारा इनपुट फील्ड है वो ग्रो होके जितना अवेलेबल स्पेस है वहां तक चला जाएगा ये। अगर आप इस पे फ्लेक्स ग्रो नहीं, अगर आप चाह रहे हैं कि विड्थ 100% कर दें, 100%, तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आ जाए। अभी इस केस में नहीं आ रही है, नहीं तो ये क्या होता यहाँ पे, अभी तो सही चल रहा है विड्थ 100% देख के भी, क्योंकि हमने अपने इसके ऊपर इनपुट चेक बॉक्स के ऊपर ये दे दिया है फ्लेक्स श्रिंक 0। नहीं तो वो उसको दबा देता, ठीक है, वो उसको दबा देता। देखो ये वाला थोड़ा सा दब गया है, लेकिन अगर हम फ्लेक्स ये देते फ्लेक्स ग्रो, तो उसको दबाता नहीं है फ्लेक्स ग्रो, ठीक है। तो फ्लेक्स ग्रो ज़बरदस्ती नहीं करता, तो हम फ्लेक्स ग्रो यूज़ करेंगे और फ्लेक्स ग्रो इनपुट के ऊपर अपने कर देंगे। तो क्या करेगा ये, उसको सारे इनपुट फील्ड्स को ग्रो करके जितना भी अवेलेबल स्पेस है आराम से उसको फैला देगा उतने स्पेस में। तो ठीक है इतना। अभी यहाँ पर जो इतना गैप है, हमने कैसे दिया था, इस गैप को मार्जिन लेफ्ट करके दिया था। तो मार्जिन लेफ्ट करके गैप नहीं देते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी अगर यूज़र क्लिक करे तो टाइप उसका स्टार्ट हो जाए, लेकिन टाइपिंग यहाँ से हो। मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, तो मैं इसको क्या चाहता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ पैडिंग लेफ्ट, ठीक है। तो पैडिंग लेफ्ट करने से क्या होगा, अगर हम बैकग्राउंड कलर को ऑफ कर दें, तो ये देखो हमारा टाइपिंग इधर से ही स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हमारा यूज़र जो है इधर भी आके क्लिक करता है तो टाइप करने लायक रहेगा वो इनपुट फील्ड, क्योंकि हमारी इनपुट फील्ड यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये बैकग्राउंड कलर अगर ऑफ कर देते हैं, तो मतलब ऑन कर देते हैं, तो यहाँ से हमारी इनपुट फील्ड स्टार्ट हो रही है। तो अभी हमने अपने यूज़र को मैक्सिमम स्पेस दे दिया है कि कहीं भी क्लिक करो तो टाइप हो जाए। चाहें तो हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, मतलब इधर से पैडिंग हटा के, जो भी हमने पेरेंट के ऊपर पैडिंग दी है वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इतना ठीक है मेरे हिसाब से, एकदम सही चीज़ है ये। तो इतना हो गया। और ये देखो अभी क्या है कि यूज़र जो है जब इधर क्लिक करेगा केवल यहीं पे तभी होगा, अगर यूज़र यहाँ पे क्लिक करता है तो नहीं होता है। तो उसके लिए हमें इसकी हाइट को ही बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, एक तो बोल सकते हैं हाइट 100%, तो भी हो जाएगा। हाइट 100% कर देता हूँ मैं, तो ये एकदम पूरा फैल गया, ये भी सही है। तो सही है, यही करते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अलाइन सेल्फ एक होता है, अलाइन सेल्फ स्ट्रेच, ऐसा अगर कर देंगे तो भी ये हो जाएगा। तो दोनों चीज़ मैंने लिख दिया है, आपको जो सही लगे वो कर लो। अभी इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर रहे हो तो अलाइन सेल्फ ही मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। और हाइट कई बार नहीं काम करता है, हाइट इस केस में इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि हमारे पेरेंट के ऊपर हाइट है, ठीक है। तो अलाइन सेल्फ का यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब ये हमारा एकदम मस्त इनपुट बन चुका है। हम चाहे देखो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी हम टाइप करने लायक हो जाएंगे, मतलब ये हमारा फोकस हो जाएगा इनपुट और हम टाइप कर सकेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे भी क्लिक करते हैं, अगर जैसे यहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो भी हो जाएगा, कहीं भी क्लिक करते हैं तो टाइपिंग हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और ये हो गया हमारा चेक बॉक्स। अब ये चेक बॉक्स है, इसके ऊपर हम पॉइंटर मतलब कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो ऐसे बन के आए हाथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये है चेक बॉक्स, इसको हम पॉइंटर कर्सर पॉइंटर क्या होता है, कर्सर पॉइंटर, ठीक है, ये होता है कर्सर पॉइंटर। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा कर्सर आएगा ये पॉइंटर का निशान बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इससे पता चलेगा कि हम चेक कर सकते हैं। तो अभी तो ये चेक हो नहीं रहा है, चेक कैसे होगा। तो अब हमारा लगभग CSS का सारा काम हो गया है, थोड़ा सा फाइनल फिनिशिंग देते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार मैं मोबाइल में देख लेता हूँ छोटी मोबाइल्स में कैसे दिख रहा है।
तो ये जो ये आईफोन SE था उसमें ये यहाँ तक दिख रहा है, बस ये चीज़ नहीं दिख रहा है। अब हर एक चीज़ तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन यहाँ से ये वाला गैप कम कर देते हैं। इतना ज़्यादा जो गैप है ना, ये गैप हमने कितना दिया था 64 पिक्सल, तो इसको 32 कर देते हैं। ठीक है, मेड विथ के ऊपर जो मार्जिन टॉप है 32 पिक्सल कर देते हैं। तो अभी लगभग दिखने लगा है, वो भी दिखने लगा है। और भी देख सकते हैं हम कहाँ से गैप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो ठीक है, अब बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये आईफोन SE काफ़ी पुराना भी हो गया। आज के जो फ़ोन्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा मतलब हमारा जो ऐप है इतने में ही आ जाएगा, तो सही है। ठीक है, पिक्सल में इतना आ जाएगा, और आईपैड में ऐसे है कुछ, तो सही है। काफ़ी सारी डिवाइसेस में सही दिख रहा है। और रिस्पॉन्सिव मोड में करके देखेंगे तो ये देखो, ये है डेस्कटॉप, ये हो गया मोबाइल, और मोबाइल में सब कुछ एकदम सही से दिख रहा है। ये देखो, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जब लगभग हम एक बार मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, और हम जब एक बार हम इनपुट फील्ड को, मुझे थोड़ा सा ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, उसको एक बार फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ पिंक फिर से। अगर हम इसको छोटा करते हैं तो एक टाइम के बाद जो है इसकी जो विड्थ है, ठीक है, इसकी विड्थ ये इससे बाहर जाने लगती है, और फिर ये ब्रेक करने लगता है, तो ये बाहर जा रही है। तो चलो इसके ऊपर हम विड्थ दे देते हैं। ठीक है, विड्थ मैंने देखा, विड्थ एकदम सही से काम कर रहा है, और विड्थ 100% दे देंगे तो ये बाहर नहीं जाएगा इसके, ठीक है, तो इसके अंदर ही रहेगा। और जब विड्थ 100% दे देंगे तो हमें ये फ्लेक्स ग्रो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक, ये जितनी भी अवेलेबल स्पेस है उतना कवर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं, एकदम डिज़ाइन लगभग रेडी हो गया है। एक बार और मैं देख लेता हूँ कुछ भी बचा तो नहीं है, एक बार फिग्मा से कंपेयर कर लेते हैं। तो लगभग सही है, सही से काम कर रहा है और एकदम सही है। इसमें सर्च बार बोल रहा हूँ, प्रोग्रेस बार को थोड़ा सा मैं पतला करना चाहता हूँ, लगभग 42 पिक्सल, ऐसा कुछ 42 बोल रहा हूँ, 24 पिक्सल, अभी ये 30 पिक्सल है। तो ये मैं ऐसा कर दूंगा, यहाँ पे इसकी हाइट जो है, हाइट कर देते हैं 24 पिक्सल, तो मोबाइल में थोड़ा सा पतला हो जाएगा, बस इतना है, सही है। और बाकी सब सही लग रहा है मुझे। ठीक है, और मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, चैलेंज नहीं मतलब एक टास्क देता हूँ कि आपको ऐसा करना है कि जो सन का लोगो है ना ये घूमता रहे, आपको एनिमेशन लगाना है। आप गूगल पे सर्च करो और एनिमेशन इस पर लगा दो कि ये घूमता रहे। अब अगर आप इसको ऐसे ही एनिमेशन इसके ऊपर लगा दोगे तो इसका जो ये स्माइल कर रहा है तो पूरा सब कुछ लेके घूमेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ। आपको इसको डुप्लिकेट करना होगा, ये जो मैंने फिग्मा आपको शेयर किया है ना, इसको आपको डुप्लिकेट करना होगा, डुप्लिकेट टू योर ड्राफ्ट्स, फिर इसको ओपन करना होगा। तो आपके फिग्मा में इसकी कॉपी बन जाएगी, एक कॉपी, और फिर आप उसको एडिट कर पाएंगे। तो ये एडिटेबल हो गया है। अब आप इसको एडिट करके क्या करेंगे, जैसे ये है ना, तो इसके अंदर एक ये है बाहर वाला, मतलब ये एक है, ये दो पार्ट्स में है। एक तो है इसके अंदर की चीज़ें, ठीक है, तो एक इसके अंदर ये जो इसका मुंह है और ये नाक है, आँख है, ये सब कुछ है, तो इसको आप अलग रख दो। ठीक है, इसको आप अलग ग्रुप कर लो, इन सबको सेलेक्ट करके Ctrl+G कर दो, तो इसका मतलब लगभग फेस जैसा कुछ बन जाएगा, मिल जाएगा वो अलग। तो इसको अलग और इसको अलग एक्सपोर्ट करो। तो यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट पे आओगे, अभी ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि आप इसको एडिट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, नीचे आएगा, और इसको एक्सपोर्ट एज SVG कर दो, और इसको एक्सपोर्ट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे आँख नाक मुँह कान नहीं है कुछ भी, ठीक है। और फिर ये इसका जो फेस है उसको अलग से एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इसको अगर SVG में एक्सपोर्ट करेंगे तो देखते हैं कैसा आएगा। इसका केवल 3 डॉट ऐसे आएगा ये, ठीक है, आँख नाक और मुंह, ठीक है, नाक नहीं है, आँख और मुंह है, बस इतना ही है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको इकट्ठा रखना है, ठीक है, और फिर ये फेस को नहीं एनिमेट करवाना है, केवल पीछे वाले को एनिमेट करवाना है। तो ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया आपको कैसे करना है, 2 अलग अलग इमेजेस को एक्सपोर्ट करना होगा, फिर एनिमेट करना है। तो आप ट्राई करना खुद से, ठीक है,
आपको एनिमेशन अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा रिसर्च करो, पढ़ो, देखो कैसे रोटेटिंग वाला एनिमेशन बना सकते हैं। अभी उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया, आने वाली सीरीज़ में जब एडवांस सीरीज पढ़ेंगे तो हम एनिमेशन भी देखेंगे कैसे एनिमेट कर सकते हैं चीज़ों को। ये हो गया। अभी यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, नहीं बड़ा नहीं करना, अभी उसी अपने पुराने फाइल में चले जाते हैं जो कि पुराना फाइल था, डुप्लिकेट वाला नहीं था। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब लगभग ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं। अब कुछ चीज़ें और भी बनानी बाकी हैं, जैसे कि अभी ये जब क्लिक हो तो ये चेक हो जाए, तो उसका भी हम एक स्टेट बना लेते हैं अभी। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे वो फिर बाद में हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक क्लास ही केवल लगाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम ऐसा कुछ करेंगे कि जैसे गोल कंटेनर है तो इसके ऊपर हम ऐसे लगा देंगे कंप्लीटेड। तो अगर कंप्लीटेड लगा है तो हम अपने CSS के अंदर आके कुछ स्टाइल लिखेंगे। क्या स्टाइल? अगर हम ऐसे लिखेंगे, ये गोल कंटेनर डॉट, ऐसे लिखेंगे डॉट, अगर केवल कंप्लीटेड ही करके अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटेड जब रहेगा तो उसके अंदर का जो कस्टम चेक बॉक्स है इसको हम स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि अगर किसी पेरेंट के ऊपर कंप्लीटेड है तो उसके अंदर का जो चेक बॉक्स है उसका उसके ऊपर स्टाइल ये अप्लाई करो। तो हम क्या करेंगे, जब कंप्लीटेड है तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके ऐसा कर देंगे, और बॉर्डर का कलर भी वही चेंज करके कर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर कलर अभी तुम्हें फिग्मा में नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बॉर्डर कलर सेम। ये अभी देखो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये हटा देता हूँ, तो ये देखो हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, बॉर्डर जो हमारा अलग से है ना वो अलग से आ रहा है। तो मैं बॉर्डर का कलर भी सेम कर देता हूँ, तो हमारा ऐसा बन जाएगा कि पूरा एक सर्कल है ग्रीन कलर का। तो ये हो गया। अब इसके अंदर हमें एक इमेज लगाना है, और इमेज हमें कहाँ मिलेगी, ये टिक का आइकन है, एक इमेज है। तो इसको एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाएंगे, वेक्टर, ये एक्सपोर्ट एज SVG करेंगे, ये SVG एक्सपोर्ट हो गई है, और इसको ओपन कर लेंगे और हम इसका नाम दे देते हैं टिक आइकन या ऐसा कुछ, चेक आइकन, चेक आइकन। ये हो गया। और अभी लगभग हम फंक्शनैलिटी वाली चीज़ें स्टार्ट कर चुके हैं, हालांकि जावास्क्रिप्ट अभी नहीं किया, लेकिन हम ऐसा CSS में सेटअप करेंगे कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके केवल एक क्लास ऐड करेंगे और ऑटोमेटिक हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसे ही एकदम प्रोफेशनल लेवल का कोड लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। यहाँ पर CSS के अंदर ही हम सारा चीज़ कर लेंगे। यहाँ पर इसके अंदर ये जो इमेज है यहाँ पे डाल देंगे, ड्रैग करके चेक आइकन को, कहाँ गई, ये आजा, तो ये चेक आइकन इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर आपको SVG कोड दिखेगा, चाहो तो आप इस SVG कोड को भी सीधा वहाँ पे डाल सकते हो। एक HTML के अंदर SVG कोड भी मतलब वैलिड कोड होता है। यहाँ पे अगर हम इस चेकबॉक्स के अंदर डाल दें तो यहाँ पर हमारे वेब पेज के ऊपर आ जाएगा, देखो चेक मार्क आ गया। लेकिन हम इमेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, इमेज का यूज़ करना ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हमारा कोड क्लटरी हो जाता है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे एक इमेज टैग यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम अपने इमेज का URL डाल देंगे। तो करते हैं ./images, फिर यहाँ पे चेक आइकन, और अल्ट टेक्स्ट में भी चेक आइकन डाल देते हैं। तो ये चेक आइकन यहाँ पे मैंने डाल दिया। अभी ये देखो वैसे ही आ गई जैसे हमारा पहले था। अब इसको सेंटर में कैसे करेंगे, तो सेंटर में कर लेते हैं फ्लेक्स। फ्लेक्स कब काम आएगा, अभी नहीं काम आएगा तो कब काम आएगा, तो फ्लेक्स लगा देंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कंप्लीटेड के अंदर नहीं, हम ऑलरेडी लगा के रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारा कस्टम चेक बॉक्स है ना, इसमें हम लगा देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और फिर अलाइन आइटम्स सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। एकदम सेंटर में आ गया। ठीक है, ये एकदम सही से सेंटर में आ गया। अब ये थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, है ना, इसके कंपैरिजन में। जैसे कि ये यहाँ पे है तो ठीक है, यहाँ पे कितना है, विड्थ 11/7 है। अगर हम अपना देखें तो यहाँ पे भी 11/7 ही होना चाहिए, ये 13/9 है। ठीक है, 13/9 है, तो ठीक है, उस हिसाब से तो ये बड़ा लगना चाहिए। लेकिन इसका हाइट विड्थ 24/24 है,
और इसका भी, इसका 28x28 कब हो गया? हमने 28 तो नहीं दिया। ओके, बॉर्डर बॉर्डर की वजह से शायद हो गया। बॉर्डर में 2 पिक्सल ये। ओके, ठीक है। हमें ऑलरेडी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देनी थी, तो ये 2 पिक्सल का बॉर्डर जो है ना, वो 4 पिक्सल उसको बड़ा कर दिया उसने। तो यहाँ पे हम कर देते हैं सब चीज़ों को बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स स्टार। अभी हमारा लेआउट फटेगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ फटेगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये कर दिया मैंने। तो ये अभी वैसा लग रहा है जैसा हम हमारे डिज़ाइन में है ना, काफ़ी एकदम वैसे ही लग रहा है। तो ठीक है, तो और कुछ तो नहीं फटा ना? ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। तो ये हमने चेक बॉक्स यहाँ पे बना लिया है। अब इसको हमें बाय डिफ़ॉल्ट तो दिखाना नहीं है चेक बॉक्स को, तो एक काम करते हैं, ये जो इमेज है इसके ऊपर एक क्लास देते हैं, क्लास, और इसका नाम क्या देंगे? कोई नाम नहीं देते हैं, कोई क्लास भी नहीं देते हैं, बिना क्लास के काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो नहीं तो हम एक क्लास दे सकते हैं अगर चाहें तो। टिक टिक मार्क या चेक आइकन, चेक आइकन, तो चेक आइकन क्लास दे देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम हर एक कस्टम चेक बॉक्स के अंदर डाल देंगे। जहाँ भी कस्टम चेक बॉक्स है उसके अंदर हम ये चीज़ डाल देंगे। तो इधर भी डाल देते हैं कस्टम चेक बॉक्स के अंदर, सबके अंदर आ गया। अब यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है, बहुत ही हल्का सा वाइट सा दिख रहा है। ठीक है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या कर सकते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट इसको डिस्प्ले नन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ऐसा कर सकते हैं, एक तो हम ऐसा चाहें तो ये कर सकते हैं कि जो हमारा कस्टम चेक बॉक्स है ना, उसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर दें, तो उसी में मिल जाएगा। अगर हम कस्टम चेक बॉक्स जो है हमारा, कहाँ गया कस्टम चेक बॉक्स? ये, इसका हम बैकग्राउंड कलर वाइट कर दें, FFF, तो अभी भी ये दिख रहा है। शायद ये जो आइकन है ना, उसका कलर एकदम वाइट नहीं है। यहाँ पे अगर आके देखें इंस्पेक्ट में, तो हाँ, इसका कलर एकदम वाइट नहीं है, इसका कलर है थोड़ा सा अलग। तो अपने चेक बॉक्स का कलर अगर वो वाला कर देंगे जो उसका कलर है, अरे यार, जो कि हमारे चेक चेक का कलर है, जो चेक आइकन का कलर है, तो वो गायब हो जाएगा, एकदम मिल नहीं रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हम ऐसा कर देंगे तो फिर ये थोड़ा सा ग्रे कलर का लगने लगा हमारा चेक बॉक्स, जबकि हमारा चेक बॉक्स वाइट होना चाहिए, जैसे कि ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और हम ये जो चेक बॉक्स है इसको हम गायब करेंगे, चेक आइकन को। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो चेक आइकन है, कहाँ गया ये चेक आइकन, इसको कर देंगे डिस्प्ले नन। ये हो गया डिस्प्ले नन। ठीक है, ये हो गया डिस्प्ले नन। तो ये डिस्प्ले ब्लॉक कब होगा? जब किसी पेरेंट के ऊपर ये होगा कंप्लीटेड। ठीक है, जब कंप्लीटेड होगा हमारे पेरेंट के ऊपर, कंप्लीटेड वाली क्लास आएगी, तब ये जो हमारा चेक बॉक्स है, ये इसको हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, तो अभी इतना सब कुछ हमने कर लिया है। अब इसका क्या फ़ायदा? अगर हम यहाँ पे ये जो हमने कंप्लीटेड क्लास लगाई है, इसको अगर हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो देखो हमारा ये गायब हो गया एकदम से। और अगर हम किसी और दूसरे कंटेंट के ऊपर ये लगा देते हैं क्लास कंप्लीटेड, तो वहाँ पे आ गया है। तो मैं यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने डॉम के अंदर चेंज कर रहा हूँ अपने हाथ से। ठीक है, तो बस हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके यही क्लास ऐड करनी है और यही क्लास रिमूव करनी है, बस हमारा काम हो गया। तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बस केवल एक क्लास को ऐड करेंगे और ये हमारा एकदम चेक्ड हो जाएगा। और फिर इसके अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं, मान लो यहाँ से अगर एक ये करता हूँ, कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय टुडे, अगर मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, तो इसको भी हमें, इसका भी स्टाइल चेंज करना है, इसका कुछ स्टाइल चेंज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रहेगा, देखो जैसे यहाँ पे है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रहेगा, लेकिन जब हम इसको चेक कर देंगे तो उसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज होगा। और इसमें क्या क्या है, इसका एक तो फॉन्ट वेट 500 है,
ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सबका फॉन्ट वेट 500 है, लेकिन कलर चेंज हो जाता है और उसके ऊपर लाइन आ जाती है। तो जब कंप्लीटेड हो जाए तो इसके ऊपर लाइन आ जाए, ठीक है। जब यहाँ पे कंप्लीटेड क्लास लगे तो हमें ऐसा लिखना है कि इनपुट के अंदर जो भी हमारा कंटेंट है उसका कलर ग्रीन टाइप में हो जाए और उसके ऊपर लाइन आ जाए। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका मैं फॉन्ट वेट कर देता हूँ 500, क्योंकि स्टार्टिंग से ही 500 है इसका। तो ये हो गया 500 फॉन्ट वेट। अभी हम क्या करेंगे, ये 500 हो गया। अब जब इसके ऊपर चेक्ड हो, यानी कि जब कंप्लीटेड हो, जब इसके पेरेंट के ऊपर कंप्लीटेड क्लास हो, तो हमें इसका कलर ये वाला कर देना है। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे डॉट कंप्लीटेड। तो हम बोल रहे हैं कंप्लीटेड जब हो, पेरेंट के ऊपर कंप्लीटेड क्लास हो, तब इसको कर देना है, कहाँ गया वो इनपुट, गोल इनपुट ऐसा क्लास है, गोल इनपुट वाला क्लास। तब ये वाले का कलर जो है, कलर कर देना है ये ग्रीन, ठीक है। ये हो गया, और ये देखो ग्रीन कलर हो गया। और फिर इसको कैसे करेंगे, जो लाइन थ्रू है, तो इसका यहाँ पे अगर CSS देखोगे तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन एक प्रॉपर्टी होती है, उसको लाइन थ्रू कर देंगे हम। तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू ये कर देंगे, तो ये हमारा क्रॉस आउट हो गया। बस इतना सही करना है, हो गया। तो अब जिस भी इस गोल कंटेनर के ऊपर कंप्लीटेड क्लास आ जाएगी, वहाँ पर ये हो जाएगा लाइन थ्रू इस तरह से, और उसके ऊपर चेक बॉक्स भी आ जाएगा, और उसके ऊपर इसका जो इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो जाएगा कलर। ये देखो ये भी लाइन थ्रू हो गया। तो इतना कुछ हमने बना लिया है। अब हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके उसको टिक करवाना है। तो चलो करते हैं, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। ये देखो दिक्कत आ गई, ठीक है। तो हमें ऐसा वैलिडेशन लगाना होगा कि जब तक एक भी सारे गोल्स को मतलब ऐड ना कर ले यूज़र, मतलब लिख ना ले, सारे गोल्स को जब तक लिख ना ले तब तक हमें ये टिक करने का ऑप्शन नहीं देना है, उसको जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके वैलिडेट करना है, ठीक है। तो वो भी करेंगे। और स्टार्टिंग में ही हमें कंप्लीटेड क्लास यहाँ पे नहीं लगानी है, कहाँ गया जो हमने यहाँ पे लगा दी थी ये कंप्लीटेड क्लास। तो ये तभी लगेगी जब इसके अंदर कुछ लिखा हो, ठीक है, तभी हम लगा सकेंगे। ऐसा कुछ हमें वैलिडेशन लगाना है। और यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी अभी तक हमने किया है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी तक हमने यहीं पे हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो, जो हमने कंप्लीटेड वाला क्लास करके लिखा है। तो बेसिकली हमने यही बताया कि अगर इस चेक बॉक्स के ऊपर, चेक आइकन के ऊपर जो कि हमारी इमेज है, उसके पेरेंट के ऊपर जब कंप्लीटेड क्लास हो तो इसको डिस्प्ले लॉक कर दो। और यही सेम चीज़ कस्टम बॉक्स के ऊपर किया है। अगर उसके पेरेंट के ऊपर जब कंप्लीटेड बॉक्स वाली क्लास आ जाएगी तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना और बॉर्डर कलर चेंज कर देना है। तो उसके ऊपर कंप्लीटेड क्लास कब आएगी, जब यूज़र कुछ भी इनपुट करेगा और फिर यहाँ पे जब क्लिक करेगा, कहाँ पे, इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेगा, तब आएगी वो क्लास। हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ऐड करेंगे। अभी मैं यहाँ पे मैनुअली कर रहा हूँ, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ऐड करवा देंगे क्लास। बस हमारा ये हो गया। तो चलो कुछ जावास्क्रिप्ट लिखते हैं और इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और हाँ, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं इसको जो हमारा ये है, क्या है कहाँ है, भूल गया, ये एरर लेवल जो है, इसको मैं डिस्प्ले नन कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा डिस्प्ले नन, एरर लेवल हो जाएगा डिस्प्ले नन। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ओके प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उसी के ऊपर हमने बॉर्डर टॉप बॉटम दिया था, ठीक है। तो अभी CSS थोड़ा सा और फिक्स करने की ज़रूरत है जावास्क्रिप्ट से पहले। तो इसके ऊपर हम टॉप बॉटम बॉर्डर नहीं देते हैं और इसको डिस्प्ले नन नहीं करते हैं, ठीक है। डिस्प्ले नन करने से दिक्कत हो जा रही है। और एरर लेवल के ऊपर जो भी स्टाइल्स थी उसमें से मैं मार्जिन को एकदम ज़ीरो कर देता हूँ। कहाँ गया ये एरर लेवल, यहाँ पे क्या दिया है, मार्जिन ब्लॉक मैंने दिया, यानी कि मार्जिन टॉप बॉटम। तो मार्जिन टॉप बॉटम को मैं कर देता हूँ 0, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पे ज़रूरत नहीं है।
हम इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट इसलिए देंगे ताकि ये जब आए और जाए, क्योंकि ये डिस्प्ले नन होगा कभी, इसको हम डिस्प्ले नन करेंगे। ठीक है, और फिर डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे, तो ये आएगा जाएगा जब, तो ये हमारा पूरा कंटेंट ऊपर नीचे होगा। तो ये जब आया जाए तो हमारा कंटेंट ऊपर नीचे ना हो, इसके लिए हम पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे। तो पोजीशन एब्सोल्यूट अगर चल के दे दें हम, बस पोजीशन एब्सोल्यूट अगर दे देंगे तो फिर ये कंटेंट इसके नीचे चला जाएगा। तो हमें ये बॉटम की वैल्यू थोड़ी सी दे देनी है, बॉटम देखते हैं 32 पिक्सल कितना रहता है। तो अभी ये एकदम वहाँ पे चला गया है, एकदम उसके क्या बोलते हैं, पूरे उसके रिलेटिव है। ठीक है, पूरे व्यू पोर्ट के रिलेटिव है। तो इसको हमें अपने इस प्रोग्रेस बार कंटेनर के अंदर ही रख देते हैं, क्योंकि उसका लेवल है तो उसी के पास ही रखते हैं। ठीक है, उसी के अंदर रख देते हैं और उसी के रिलेटिव ही बना देते हैं इसको। तो इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। अभी जैसे ही डालेंगे थोड़ा सा ब्रेक होगा, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है। इसको कहाँ डाल दिया मैंने, ये एरर लेवल जो है प्रोग्रेस बार के अंदर मैंने डाला था, ये अंदर नहीं है। एक बार मैंने कहाँ से रिमूव करके उधर से रिमूव करके वहीं पे डाल दिया है। ठीक है, तो उधर यहाँ पे डालना है हमें इसके अंदर। तो अभी थोड़ा सा ब्रेक होगा, ये ठीक है, ज़्यादा ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे आ गया और इसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं। वैसे अभी इस केस में अगर हम एब्सोल्यूट नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इस पर डिस्प्ले नन या डिस्प्ले लॉक करें, अगर हम इस पर कर दें डिस्प्ले नन तो भी हिल नहीं रहा है कुछ भी। लेकिन हम पोजीशन एब्सोल्यूट देके इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, नहीं तो देखते हैं मार्जिन टॉप से कुछ होगा। यहाँ पे मार्जिन टॉप अगर दे, मार्जिन टॉप ये पूरे चीज़ को लेके आएगा, शायद पूरे प्रोग्रेस बार को लेके आएगा। 10 पिक्सल, 10 पिक्सल नहीं, सही है, सही है। तो मार्जिन टॉप से हमारा काम हो जाएगा। मार्जिन टॉप कितना दे देते हैं, 10 पिक्सल नहीं, मार्जिन टॉप और कम ही हो जाएगा, कम में ही काम हो जाएगा। मार्जिन टॉप 8 पिक्सल, तो ठीक है, इतना सही लग रहा है। और मैं इसका फॉन्ट साइज़ भी और छोटा कर देता हूँ, मेरे हिसाब से 12 पिक्सल सही रहेगा। और मार्जिन टॉप ये इसको 4 पिक्सल कर देते हैं। 4 पिक्सल की भी ज़रूरत नहीं है शायद, ये 12 पिक्सल कर दिया तो और भी दूर ये ऑलरेडी आ गया है। और ठीक है, ठीक है, मार्जिन टॉप एम्प्टी अगर मैं 0 कर दूं तो इतना है, और 4 पिक्सल अगर कर दूं तो ठीक है, इतना सही लग रहा है। ठीक है, प्लीज़ सेट ऑल दी गोल्स। तो ये अभी मैंने इसको फिक्स कर दिया है। अभी अगर हम इसको डिस्प्ले नन या डिस्प्ले लॉक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, ब्लॉक नहीं, डिस्प्ले नन कर देता हूँ ताकि वो गायब रहे। और वो एरर तभी आएगी जब कोई यूज़र यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करेगा बिना कुछ भी इनपुट किए। तो अब चलो हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाते हैं। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे कि इस चेकबॉक्स पे जब क्लिक हो, अभी के लिए ऐसे ही इस पे जब क्लिक हो तो ये यहाँ पे चेक मतलब कंप्लीटेड का क्लास ऐड हो जाए। ठीक है, तो हम पहले सारे चेकबॉक्स को ऐड सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये कस्टम चेकबॉक्स। ठीक है, कस्टम चेकबॉक्स, ये तो कॉन्स्ट ऑल चेकबॉक्सेस या चेकबॉक्स लिस्ट, CHECK चेकबॉक्स लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल करना है क्योंकि हमें सारे चेकबॉक्सेस को सेलेक्ट करना है। ये मैंने कर दिया। अब इस चेकबॉक्स लिस्ट के अंदर हमें एक नोड लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो नोड लिस्ट, इसके अंदर 3 चेकबॉक्सेस हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम करेंगे फॉर ईच। मैं करूँगा चेकबॉक्स लिस्ट डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर हमें एक एक चेकबॉक्स मिल जाएगा। जब ये लूप करेगा तो ये हर एक एलिमेंट के ऊपर लूप करेगा। ठीक है, तो हमें एक चेकबॉक्स मिल जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे चेकबॉक्स।
अगर आपने फॉर ईच नहीं पढ़ा है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाके देख लेना। फॉर ईच अनुराग सिंह प्रो कोडर अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आ जाना चाहिए। वैसे मुझे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आ जाता है वैसे अगर इतना सर्च कर लेते हो तो हमें, मैंने कंसोल लॉग कर दिया है तो हर एक एलिमेंट हमें मिल रहा है, हर एक चेक बॉक्स यहाँ पे मिल रहा है। तो हमें कंसोल लॉग नहीं करना है, हमें इसके ऊपर लगाना है ऐड इवेंट लिसनर। हमें करना है चेक बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इन सब के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली है, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, इसका मतलब आपने ऑलरेडी सारा जावास्क्रिप्ट अच्छे से देखा नहीं है। तो प्रोजेक्ट तभी बना पाओगे जब चीज़ें आती हैं। तो इवेंट लिसनर सब कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करवा लेता हूँ हाय, या चेक बॉक्स क्लिक्ड, चेक बॉक्स क्लिक्ड, ठीक है। तो जैसे ही अब मैंने इवेंट लिसनर लगा दिया है, अब अगर तुम्हें देखना है इवेंट लिसनर कहाँ से दिखता है तो इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करो, और स्टाइल्स के बाद ये एक इवेंट लिसनर्स का सेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे चले जाओगे तो ये दिखेगा तुम्हें इवेंट लिसनर लगा हुआ, एक क्लिक इवेंट लिसनर लगा है, इस चेक बॉक्स पे भी लगा है, और इसके अंदर जो चेक बॉक्स है उसके भी ऊपर लगा है। सबके ऊपर एक चेक बॉक्स आ चुका है, मतलब वो इवेंट लिसनर आ चुका है। अब इसके ऊपर अगर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा उसके अंदर का फंक्शन कॉल होगा, और ये यहाँ पे आ रहा है प्रिंट होके। तो हमें प्रिंट नहीं करवाना है, जब क्लिक हो इसके अंदर तब हमें क्या करवाना है, हमें इसका जो पेरेंट है, अब इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट है गोल कंटेनर, इसके ऊपर हमें कंप्लीटेड क्लास लगानी है, ठीक है। तो हमें इसका पेरेंट कैसे मिलेगा, तो बस ऐसे मिल जाएगा, डॉट पेरेंट आइटम, सब कुछ हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। डॉट पेरेंट एलिमेंट ऐसा कर देंगे तो हमें पेरेंट एलिमेंट मिल जाएगा, और फिर इसके ऊपर क्लास लिस्ट अगर ऐड करना है तो डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करेंगे, और फिर वहाँ पे हम कर देंगे कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड। अब अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कंप्लीटेड क्लास ऐड हुई, जैसे हमने मैनुअली ऐड किया था वैसे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ऐड कर लिया। तो हम यहाँ पे ऐड नहीं करते, हम इसको कर देते हैं टॉगल, ठीक है, टॉगल कर दिया। तो अगर एक बार क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीटेड क्लास ऐड हो जाएगी, दोबारा से क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगी। तो टॉगल का मतलब ये होता है, अगर है तो रिमूव कर दो, अगर नहीं है तो लगा दो। तो ये हो रहा है। तो अभी हमें ऐड करने से पहले हमें ये चेक करना है कि सारे इनपुट फील्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हो, तभी इनपुट करवाना है, ठीक है। कुछ ना कुछ सारे इनपुट फील्ड्स के अंदर लिखा हो, केवल एक के अंदर नहीं, सारे के अंदर। एक के अंदर होता तो थोड़ा सा इजी था, हम कर सकते थे आराम से। अभी यहाँ पे सारे इनपुट फील्ड्स के अंदर चेक करना है, कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी हमें इसको मतलब चेक करवाना, नहीं तो एरर देना है ऊपर वाली। तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था आप खुद से ट्राई करना। अगर आपने जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ को नहीं ट्राई किया है तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करो और आप खुद से ट्राई करो कि जब इसके अंदर कुछ भी इनपुट नहीं है तो आप एरर दिखाओ, ठीक है। एटलीस्ट एक के ऊपर ही अगर इनपुट नहीं है तो एरर दिखाओ। वैसे आइडली हमें क्या करना है, ये तीनों के ऊपर जब इनपुट फील्ड आ जाए, यानी कि तीनों के ऊपर जब हम इनपुट मतलब वो कर दें, क्या बोलते हैं, तीनों के अंदर चीज़ें जब लिख दें तभी ये मतलब सेलेक्ट हो पाए। अगर एक भी बचा है तो यहाँ पे एरर आए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इस एप्लीकेशन का जो गोल है वो यही है कि स्टार्टिंग में ही तुम 3 गोल सेट कर लो, दिन के जो तुम्हें मेन काम करने हैं वो 3 गोल सेट कर लो, और फिर उसके बाद तुम एक एक करके करते जाना। ऐसा नहीं है कि तुम एक ही सेलेक्ट करो और एक मतलब एक को ही कंप्लीट कर दो, फिर तुम्हारा ये 100% बार ये जो है हमारा ना वो 100% फिल हो जाएगा। ऐसा बोलेगा कि एक में से एक कंप्लीट कर लिया, तुम्हारा 100% काम कंप्लीट हो गया। तो 100% तभी माना जाएगा जब तुम तीनों को एंटर करोगे, तब एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो 3 गोल्स तुम्हें दिन के डिसाइड करने हैं, इसीलिए हमें जब 3 गोल को जब यहाँ पे ऐड कर लेंगे तब वो कंप्लीट टिक करने का ऑप्शन आएगा। तो आप एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो कि कैसे करते हैं, फिर हम इसको ट्राई करते हैं। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं। सबसे इजी तरीका जो है वो मैं पहले बताता हूँ। सबसे इजी तरीका ये है कि सबसे इजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। उससे अच्छा तरीका हम यूज़ करेंगे। तो हम एक काम कर सकते हैं कि सारे इनपुट फील्ड्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो सारे इनपुट फील्ड्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे, कॉन्स्ट ऑल इनपुट फील्ड्स या इनपुट फील्ड्स, ठीक है।
इनपुट फील्ड्स, मैंने प्लूरल यहाँ पे नाम रखा है। फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, यहाँ पे कर देंगे इनपुट, क्या था, गोल इनपुट था ना, ये मैंने कॉपी किया ऑलरेडी क्लास। तो इस इनपुट फील्ड्स के अंदर हमें फिर से एक नोड लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे। तो तीनों एलिमेंट्स क्या हैं, वो तीनों इनपुट फील्ड्स हैं। ये देखो, ये वाली इनपुट फील्ड, ये वाली, तीनों इनपुट फील्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि जैसे ये क्लिक हो तो टॉगल करने से पहले हम ये चेक करें कि इसके अंदर ये जो तीनों इनपुट फील्ड्स हैं उनके अंदर वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, तो उसके अंदर की वैल्यू कैसे चेक करेंगे, तो अगर हम इनपुट फील्ड्स, एक बार हम इसको आइसोलेशन में चेक करते हैं। ठीक है, तीनों की वैल्यू। आइसोलेशन का क्या मतलब होता है, आइसोलेशन का मतलब होता है एकदम से बाहर चेक करें आके। तो अब यहाँ पे जो सम और एवरी मेथड हमने पढ़ा था ना, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है सम और एवरी तो आप जाके वो वीडियो देखो, इसीलिए मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अब वो जरूरी नहीं है कि आपको याद रहेगा। ठीक है, आप भूल गए होंगे, लेकिन आपको बस इतना सा याद होगा कि इसका यूज़ करके कुछ ऐसा सा करते थे। ठीक है, हर एक एलिमेंट को चेक करते थे। तो यहाँ पे अभी जब हम यूज़ करने जा रहे हैं तो आप एक बार फिर से जाके वो वीडियो देख लो, एक बार फिर से जाके वो वीडियो देखो। नहीं तो अगर वो वीडियो आपको नहीं देखना है तो आप MDN पे सर्च कर लो, W3 स्कूल पे सर्च कर लो कि कैसे काम करता है, तो वो जाके देख लो तुम। ठीक है, मतलब एक बार देख लो सम मेथड कैसे काम करता है या एवरी मेथड कैसे काम करता है। इस केस में हम यूज़ करेंगे एवरी मेथड। तो एवरी मेथड मान लो नहीं यूज़ करते हम, कोई दूसरा ही मेथड, कोई दूसरा ही तरीका यूज़ करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ही ये सारा कुछ चेक बॉक्स में रिमूव कर देता हूँ, और मैं एक जो इनपुट फील्ड है ना, मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, और फॉर लूप के अंदर ही मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट नहीं, लेट का यूज़ करके क्रिएट करेंगे। ऑल इनपुट फील्ड्स फील्ड, ठीक है, ऑल इनपुट फील्ड्स फील्ड, ऐसा नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया है। और इसके अंदर मैं रख देता हूँ फॉल्स, इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग से ही फॉल्स रख दिया है। और फिर मैं यहाँ पे चलाऊंगा एक फॉर लूप। तो यहाँ पर हम एवरी मेथड का यूज़ करेंगे, और उसका यूज़ करके हम पता करेंगे कि इसके अंदर की सारी वैल्यूज़ एम्प्टी हैं कि नहीं। तो कैसे करेंगे, अगर हम इसको देखें, जो हमारा इनपुट फील्ड्स है, तो यह है नोड लिस्ट। इसके ऊपर अगर तुम एवरी करने जाओगे तो एवरी का एक्सेस इसके ऊपर नहीं है, तो इसको हमें पहले एरे के अंदर कन्वर्ट करना होगा। इसको एक एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक एम्प्टी एरे क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम लगाएंगे डॉट डॉट 3 बार, और फिर यहाँ पे लिख देंगे इनपुट फील्ड्स। ठीक है, तो ये हमारा एक एरे के अंदर कन्वर्ट हो गया, हमारा जो इनपुट फील्ड थी वो एक एरे के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसके ऊपर लिखेंगे डॉट एवरी, एवरी का एक्सेस है यहाँ पे, और एवरी के अंदर हम एवरी इनपुट, मान लो इनपुट यहाँ पे डाल देते हैं, और इसके अंदर हम इस तरह से डालते हैं। अब ये हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजिंग लगे, ठीक है, ये मैं क्या क्या कर रहा हूँ ये सब कुछ कंफ्यूजिंग लगेगा तुम्हें। तो इसके लिए तुम जो भी एरे के कॉल बैक्स, एरे के मेथड्स हैं, सम हो गया, एवरी हो गया, फॉर ईच हो गया, और ये क्या बोलते हैं, मैप फिल्टर रिड्यूस हो गया, वो सब अगर तुमने पढ़ा होगा और थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं भी की है तो अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये इनपुट्स डॉट एवरी है, उसके अंदर हमें एक फंक्शन पास कर रहे हैं, एक फंक्शन। अगर इसको मैं रिमूव कर दूं तो कुछ भी नहीं, इसके अंदर अभी एम्प्टी पास हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं पास हो रहा है, अनडिफाइंड पास हो रहा है। तो इसके अंदर हम एक फंक्शन पास कर रहे हैं जिसको मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया है, और ये एक एरो फंक्शन है। इसको तुम चाहो तो नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो, अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको नॉर्मल फंक्शन बना दो, ऐसा फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके अंदर से हमें रिटर्न करना है ये इनपुट फील्ड्स, ये जो अब इसके अंदर हमें ये एक कॉल बैक जो फंक्शन पास किया है, इसके अंदर हमें लिखना होगा इनपुट। इनपुट यानी कि ये हर एक एलिमेंट जिसके ऊपर हम लूप करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम रिटर्न करते हैं इनपुट डॉट वैल्यू, तो ये इतना कोड जो है ये हमें बता रहा है कि सारी फील्ड्स एम्प्टी हैं कि नहीं, सारी फील्ड्स में से कितनी फील्ड्स एम्प्टी हैं, कितनी फील्ड्स नहीं एम्प्टी हैं। तो ये इतना कोड हमने लिख दिया। अब इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं एक बार, मतलब इसका जो रिजल्ट है, इसका हमने रिजल्ट यहाँ पे देखा था, ये एक बार हमने वो कोड रन नहीं किया था शायद, एक बार मैं उस कोड को यहाँ पे फिर से रन करवा के दिखाता हूँ।
तो ये रिजल्ट दे रहा है ट्रू या फॉल्स, ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स दे रहा है। तो कंप्लीटेड ऐड करने से पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा, कॉन्स्ट ऑल फील्ड्स फील्ड, ठीक है, ऑल फील्ड्स फील्ड FILLED। तो एक वेरिएबल हमने बना लिया है ऑल फील्ड्स फील्ड, और यहाँ पे हम कंसोल लॉग करेंगे। तो ये इतना कोड जो है ये चेक कर रहा है कि हमारी जितनी भी फील्ड्स हैं, इनपुट फील्ड्स, वो सारी फील्ड हैं कि नहीं। अगर हम यहाँ पे अभी इसको चेक करने की कोशिश करें तो चेक तो हो जा रहा है, क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, ठीक है। तो हम कंडीशन लगा देते हैं, इसको इफ़ के अंदर रख देते हैं, इफ़ ऑल फील्ड्स फील्ड, तभी ये चीज़ करो, तभी ये चेक करना है, नहीं तो नहीं करना है। नहीं तो क्या करना है अभी आगे चल के वो भी हम करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको हम फिल कर देते हैं, इसको हम फिल कर देते हैं, इसको हम फिल कर देते हैं, तो ये देखो चेक हो गया। अगर इसमें से एक भी, एक बार मैं रिलोड करता हूँ, एक भी अगर बाकी है हमारा तो चेक नहीं होगा, देखो कोई भी चेक नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पे एरर दिखानी है। अबे कैसे हो रहा है, इसमें जो मेन खेल है इतना ही है, इतना ही है, इसी को तुम्हें समझना है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है सम और एवरी वाली वीडियो देखनी है मेरी, ठीक है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, एक बार देखना है। तो एक प्रोजेक्ट जब बनाने जाते हो ना, ऐसा नहीं होता कि हर एक चीज़ तुम्हें पता होगा और हर एक चीज़ बना लोगे तुम, ठीक है। स्टार्टिंग, अभी तुम स्टार्ट कर रहे हो, अभी तुम रेंगना स्टार्ट कर रहे हो। अभी जब एक आध साल हो जाएगा तब तुम दौड़ोगे, जैसे मैं अभी हर एक चीज़ कर रहा हूँ ना, तो ऐसे ही तुम भी करने लगोगे। लेकिन अभी एक एक चीज़ तुम्हें बार बार देखना पड़ेगा। आज अभी जाके सम देखोगे या एवरी मेथड देखोगे, आज यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में कर लोगे देख के, लेकिन एक हफ्ते बाद या 10-15 दिन बाद दूसरे प्रोजेक्ट में करने जाओगे तो फिर से भूल जाओगे। तो उस टाइम फिर से देखना है। जब ऐसा तुम 3-4 बार कर लोगे कोई भी मेथड के साथ, कोई भी चीज़ के साथ, तब तुम्हें उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप याद हो जाएगा और अपने आप बिना देखे कर लोगे उसको। तो तुम्हें अभी क्या करना है, अभी तुम्हें जाना है सम और एवरी मेथड को, उसकी वीडियो देखनी है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं बहुत ही हल्का सा एक बार बता देता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे हम इस इनपुट फील्ड के ऊपर यहाँ पर हर एक अभी ये इनपुट फील्ड्स क्या है, एक एरे टाइप में है, और एरे टाइप में तो उसको हमने एकदम से फुली फ्लेज एरे में कन्वर्ट कर लिया है। और फिर उसके ऊपर हम कर रहे हैं डॉट एवरी। तो एवरी जब करेंगे तो फॉर ईच की तरह ही हर एक इनपुट फील्ड के साथ वो कॉल होगा बार बार। ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है ये 3 बार कॉल होगा, क्योंकि इस केस में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं इस इनपुट फील्ड के अंदर, इनपुट फील्ड्स वेरिएबल के अंदर 3 चीज़ें हैं, तो 3 बार कॉल होगा। और फिर उसके अंदर से हम इनपुट डॉट वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। तो इनपुट डॉट वैल्यू क्या है, जो कि हम उसके अंदर एंटर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा दूँ इनपुट डॉट वैल्यू, तो देखना क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ A, यहाँ पे लिखता हूँ B, यहाँ पे लिखता हूँ C, ठीक है, CD लिख देते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर तुम देखना A, B और CD ये चीज़ आ गया है। तो यानी कि हम यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं इनपुट डॉट वैल्यू। तो जब इसके अंदर कुछ भी लिखा होगा, कोई भी चीज़ लिखी होगी, तो वो एक ट्रूथी वैल्यू होगी। अगर आपको ट्रूथी और फॉल्सी भी नहीं पता है तो आप जाके उसकी भी वीडियो देखो, हर एक चीज़ की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ये प्रोजेक्ट तभी कर पाओगे आप जब आपने हर एक चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, पूरा जावास्क्रिप्ट को एक एक करके फॉलो किया है। तो ट्रूथी और फॉल्सी देख लो। तो ट्रूथी फॉल्सी वैल्यू क्या होती है, कोई भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, वो एक फॉल्सी वैल्यू होती है। और क्या होती है इसको मैंने एकदम इन डिटेल अच्छे से समझाया है, तो ट्रूथी फॉल्सी वाली वीडियो भी देख लो। तो हाँ, तो यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं इनपुट डॉट वैल्यू। तो जब हम कुछ भी नहीं एंटर करते हैं तो ये सारी वैल्यू फॉल्स ही रहती हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सब कुछ यहाँ पे प्रिंट भी नहीं होके आया है, क्योंकि हर एक चीज़ एम्प्टी है। अगर मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, ए में डाल देता हूँ, ASTF ऐसे कुछ डाल देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा, कहीं भी क्लिक करूँगा, ये चेक कर रहा है तीनों इनपुट फील्ड्स को। तो ये तीनों को चेक करेगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब इसको ऑलरेडी पहला ही फॉल्स मिल जाता है। जब जो ये एवरी होता है ना, जब उसको पहले ही फॉल्स मिल गया तो आगे चेक करने ही नहीं आया। तो उसको जब पहला ट्रू मिलेगा तभी वो आगे आएगा। तो देखो ये पहला ट्रू मिला, तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। तो पहला ट्रू मिला, दूसरा ट्रू मिला, फिर तीसरे को चेक किया गया, फॉल्स मिला, तो गायब हो गया, खत्म हो गया। अगर हम यहाँ पे एम्प्टी कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, तो पहला ट्रू मिलेगा, पहली बार कॉल होगा, दूसरा फॉल्स मिलेगा, बस वहीं से ये रिटर्न हो जाएगा। तो ये तीसरे को इसने चेक ही नहीं किया।
तो एक भी फॉल्स है तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है ये। तो इसको मैंने एकदम अच्छे से ये सम और एवरी वाले वीडियो में बताया। तो यही हो रहा। तो यहाँ पे ये हम फॉल्स ही वैल्यू जैसे रिटर्न करेंगे हमारा ये फॉल्स हो जाएगा पूरा जो रिजल्ट है। ऑल इनपुट फील्ड्स फील्ड्स ऑल फील्ड्स फील्ड, या फिर ऑल कंप्लीटेड, या फिर ऑल गोल्स एडेड, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऑल गोल्स एडेड, ठीक है। तो ऑल गोल्स जब एडेड हैं तभी हमें ये क्लिक करना है। एल्स, यहाँ पे एल्स लगा देते हैं। एल्स एल्स क्या करना है, इसको क्रॉस आउट कर देना है, मतलब क्रॉस आउट बोल रहा हूँ। एल्स यहाँ पे हमें एरर दिखा देना है। तो फिर अब एरर कैसे दिखाएंगे, तो एरर के लिए हम दो चीज़ कर सकते हैं। या तो ये जो हमारा एरर है उसको सेलेक्ट करें, एरर लेवल को, और फिर उसको उसके ऊपर ये दे दें, क्या बोलते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक दे देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, कॉन्स्ट एरर लेबल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और ये एक ही है इनपुट लेवल, तो यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनपुट लेवल ये हो गया, और फिर इसका डॉट स्टाइल, इनपुट लेवल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक। तो ऐसा कुछ कर देंगे। तो अभी अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो इसका सेट हो गया डिस्प्ले ब्लॉक। तो यहाँ पे इनलाइन स्टाइल आ रहा है। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम इनलाइन स्टाइल ना लगाएं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी CSS ना लिखें, ठीक है। ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे आके CSS के अंदर ही कुछ करेंगे। तो हम ऐसा कर देंगे, ये जो हमारा प्रोग्रेस बार है, कहाँ गया प्रोग्रेस बार, तो इसके ऊपर एक क्लास लगा देते हैं शो एरर, ठीक है। शो एरर वाली क्लास लगा देते हैं यहाँ पे, और फिर इस क्लास के अंदर जब इनपुट ये हमारा हो एरर लेवल, तो इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है, ठीक है। तो अभी हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए, लेकिन शो एरर हम पेरेंट के ऊपर लगा रहे हैं। जब पेरेंट के ऊपर शो एरर क्लास हो तब एरर लेवल को हमें कर देना डिस्प्ले ब्लॉक। तो ऐसा कुछ कर देना है, ठीक है। तो अभी ये हम क्लास को हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ऐड करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको नहीं ऐड करेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे ऐड किया, तो उसको अभी हम रिमूव कर देंगे यहाँ से अपने HTML से, तो कुछ नहीं होगा। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, और हम ये प्रोग्रेस बार को हम सेलेक्ट करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, और एल्स केस में हमें उसके ऊपर हमें शो एरर वाली क्लास लगा देनी है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा प्रोग्रेस बार इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये कर देंगे यहाँ पे डॉट प्रोग्रेस बार, और फिर इसके ऊपर हमें क्लास लगा देनी है डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड शो एरर। तो इससे क्या होगा, अगर यूज़र बिना कुछ यहाँ पे गोल्स को एंटर किए अगर इसको टिक करना चाहेगा, तो ये बोलेगा प्लीज़ सेट ऑल 3 गोल्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एरर दिखा देंगे। अब अगर यूज़र सेट करने लगता है तो हम इसको हम हटा देते हैं एरर को। मान लो यूज़र समझ गया, अब उसको गोल सेट करने लगा है, तो हटा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, कि इनपुट के ऊपर हम एक फोकस इवेंट लगा सकते हैं। इनपुट फील्ड्स के ऊपर, ये सारी इनपुट फील्ड्स है ना, इसके ऊपर हम एक यहाँ पे इनपुट फील्ड्स डॉट फॉर ईच करेंगे, और यहाँ पे लगाएंगे फोकस, और यहाँ पर डालेंगे एक कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, और फिर इधर हम लिखेंगे इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और फिर कौन सा इवेंट लिसनर लगाएंगे, फोकस, मतलब कौन सा इवेंट लगाएंगे यहाँ पे, फोकस इवेंट। और फिर इसके ऊपर जैसे ही फोकस हो एक इनपुट के ऊपर, हम कर देंगे इनपुट
डॉट इनपुट नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये यहाँ से क्लास लिस्ट को रिमूव कर देना है जैसे ही फोकस हो। ठीक है, तो ये रिमूव कर देना है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये एरर आ गई है। और फिर यूज़र जाता है टाइप करने, तो इससे क्या होगा कि अगर यूज़र ने सारी फील्ड्स को इनपुट नहीं किया है, सारे गोल्स को नहीं फिल किया है, मान लो 2 को ही फिल किया है, और वो क्लिक करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे एरर देगा, प्लीज़ सेट ऑल 3 गोल्स। ये एरर आ गई है यहाँ पे। अभी जैसे ही वो टाइप करने जाएगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये टारगेट है कि यूज़र टाइप करने जा रहा है तो गायब कर देते हैं, ताकि मतलब टाइप करने जा रहा है तो हम मान लेते हैं कि वो टाइप करने जा रहा है। यहाँ पे अगर फिर से मैं करूँ तो एरर आ गई है, लेकिन अगर वो टाइप करने जाता है तो उसको समझ आ गया कि तीनों गोल्स को ऐड करना है तभी स्टार्ट करना है ना। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा है प्लीज सेट ऑल 3 गोल्स। तो जैसे वो ये एक इनपुट के अंदर टाइप करेगा, यहाँ पे ऐसे टाइप करने आएगा, हम उस एरर को हटा देंगे। तो ये हो गया, इतना हमने सेटअप कर लिया है। अब ये लगभग बन चुका है, ठीक है, लेकिन अभी प्रोग्रेस बार में कमी है। तो इसमें क्या करना है, मान लो हम यहाँ से टारगेट्स को सेलेक्ट करते हैं, कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टुडे। ये हमारा सुबह एक मान लो एक तुमने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का यहाँ पे गोल रखा है कि आज मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ही सोना है। फिर स्पीक 10 मिनट्स इंग्लिश, या स्पीक को बोल देते हैं लिसन। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको बोल देते हैं लिसन। स्पीक क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है, LISTEN। सही है ना, स्पेलिंग मुझे छोटी लग रही है थोड़ी सी, सही तो है। ठीक है, तो लिसन इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स, ये हो गया। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस जावास्क्रिप्ट, प्रैक्टिस इवेंट लिसनर इन जावास्क्रिप्ट। तो ऐसे तुम 3 गोल्स रख सकते हो, है ना। और फिर उसके बाद जैसे ही मान लो तीन गोल्स नहीं रखे हैं तुमने, केवल 2 ही रखा है, तो अगर तुम मान लो दो रखने के बाद इसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो एरर आएगी, प्लीज सेट ऑल 3 गोल्स, ये आ गई। अब हम तीनों गोल्स को जब सेट कर देंगे तो हम इसको क्लियर कर सकते हैं, एक एक गोल को ऐसे क्लियर कर देंगे, मतलब कंप्लीट हो गया। जब तुमने कंप्लीट कर लिया तब इसको कंप्लीट कर दो, तो ये हो गया। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे हमारा प्रोग्रेस बार भी बढ़े, तो इसको कैसे बढ़ाएंगे। अगर एक कंप्लीट हुआ तो लगभग 33.3% बढ़ेगा, दूसरा कंप्लीट हुआ तो फिर से 33.3 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, फिर तीसरी बार में पूरा 100% बढ़ जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले तो हमें इसको एकदम एम्प्टी करना होगा, एकदम क्लियर करना होगा। स्टार्टिंग में हमें ये 2 आउट ऑफ 3 इसको भी रिमूव करना होगा। और हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम आ जाएंगे तो इस जो टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट को हम कर देते हैं एक स्पैन टैग के अंदर। स्पैन टैग इसके अंदर ये रख देते हैं, और यहाँ पे 3 हमेशा ही रहेगा, और ये जो 2 है ये चेंज होगा। तो इसको चेंज करेंगे, देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। इस चीज़ को हम चाहें तो एक दूसरे टैग के अंदर रख सकते हैं, लेकिन रहने दो, इतना ही रखते हैं। तो ऐसा करने से कोई चेंज नहीं आएगा हमारी यूआई पे, वैसा यूआई रहेगा। तो इतना ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। कैसे जूम इन करें, इस तरह से नहीं करते हैं, कंट्रोल+ करके जूम करता हूँ, तो अभी ये बड़ा दिखने लगा होगा थोड़ा सा। मैंने इस तरह से जूम इन कर लिया। तो एक बार मैं करूँ इस प्रोग्रेस बार की विड्थ बढ़ाऊँ जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, उससे पहले आप एक बार खुद से ट्राई करिए, खुद से कोशिश करिए कि आप इसकी विड्थ बढ़ा सकें। तो अभी चलो ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा, तो अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे ही हम एक इनपुट को सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही ये चेक बॉक्स के ऊपर हम ये कंप्लीटेड क्लास लगा रहे हैं, तो जैसे हम चेक बॉक्स पे एक क्लास लगाएंगे, हम ये चेक करेंगे कि कितने इनपुट्स के ऊपर हमारा ये है, मतलब कितने इनपुट्स को चेक किया गया है। ठीक है, 1 को चेक किया गया है कि 2 को चेक किया गया है, कितने को चेक किया गया है। तो उससे पहले हम इसको यहाँ से गायब करते हैं। क्या करेंगे हम, ये जो हमारा प्रोग्रेस बार है ना, इसी को हम कर सकते हैं डिस्प्ले नन, चाहे तो ऐसा कर सकते हैं डिस्प्ले नन। प्रोग्रेस बार नहीं, प्रोग्रेस बार की वैल्यू को, प्रोग्रेस वैल्यू, इसको हम कर देंगे डिस्प्ले नन। CSS के अंदर आके ये प्रोग्रेस वैल्यू, इसको कर देते हैं डिस्प्ले नन। और फिर हमें अगर इसको डिस्प्ले नन कर रहे हैं तो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा बाद में। तो डिस्प्ले नन करने से वो नीचे का कंटेंट ऊपर आ रहा है, तो डिस्प्ले नन नहीं करते हैं
और मुझे भी सही नहीं लग रहा था क्योंकि फिर से डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ता। तो मैं कर देता हूँ इसकी विजिबिलिटी हिडन, या ओपेसिटी ज़ीरो भी कर सकते हो। ओपेसिटी ज़ीरो कर दोगे तो एकदम से ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ओपेसिटी गायब हो गई है। अब यहाँ पे लेकिन अगर हम कर्सर लेके आते हैं तो ये इस तरह से बन जाता है, जैसे किसी टेक्स्ट के ऊपर ले जाओ ना तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, वैसे ही आ रहा है। तो अगर विजिबिलिटी हिडन कर देते हो तो वो नहीं आएगा। यहाँ पे विजिबिलिटी हिडन, ठीक है, ये इतना मैंने लगा दिया है। तो अभी हमारा कुछ इस तरह से है, पूरा प्रोग्रेस बार इस तरह से है, और अगर ऐसे करेंगे तो एरर आएगा। तो प्रोग्रेस बार तभी फिल होगा जब इसके ऊपर सारे इनपुट फील्ड्स के अंदर सारे गोल्स आ जाएं, और फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे तब वो फिल होगा, ठीक है। हम उसको आगे क्लिक करेंगे तभी फिल होगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसकी चाहें तो विड्थ 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो विजिबिलिटी हिडन से अच्छा होगा अगर हम विड्थ 0 कर दें तो ये एकदम से छोटा हो जाएगा। और विड्थ 0 करने से एकदम से सही से काम नहीं हुआ है क्योंकि हमने पैडिंग भी इसके ऊपर दी है। कहाँ गया ये पैडिंग, ये पैडिंग लेफ्ट। अगर पैडिंग लेफ्ट नहीं होती तो एकदम से ये गायब हो जाता, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट उसके अंदर का दिखता। तो हम क्या कर देते, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन ऐसा कर देते तो वो टेक्स्ट भी गायब हो जाता, मतलब टेक्स्ट भी गया यहाँ से। तो ये ज़्यादा सही अप्रोच होती क्योंकि विड्थ यहाँ पे 0 है तो ज़्यादा सही है विजिबिलिटी हिडन की जगह पे। तो लेकिन फिर अब ये पैडिंग नहीं रहेगी तो पैडिंग हम अपने स्पैन टैग के ऊपर डाल देंगे। अभी ऐसे ही रहने दो। तो स्पैन टैग है इसके अंदर ना, उसके ऊपर हम पैडिंग डाल देते हैं। ये जो है हमारा प्रोग्रेस वैल्यू, प्रोग्रेस वैल्यू, फिर उसके अंदर जो स्पैन टैग है उसके अंदर डाल देते हैं पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल। तो ये काम करेगा। अभी अगर हम इसकी प्रोग्रेस वैल्यू की अगर विड्थ बढ़ाएंगे, यहाँ पे आके जो विड्थ ऊपर 60% दी थी हमने, उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये देखो आ रहा है कुछ ऐसे। अब ऐसे एक एक करके हम बढ़ाएंगे नहीं, हम सीधा 30% कर देंगे। तो यहाँ पे हम विड्थ को इधर से हटा के यहाँ पे 0 कर देते हैं। स्टार्टिंग में हमने 66% कर दिया था ताकि हमें कुछ दिखे, इसको 0 कर दिया मैंने। अब चलो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके विड्थ बढ़ाते हैं। तो अभी जैसे हम यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं ना, एक जब चेक हो जा रहा है तभी हमें इसकी विड्थ को बढ़ानी है, ठीक है। अब कितनी बढ़ानी है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्रोग्रेस बार ये हो गया। अब हम प्रोग्रेस वैल्यू को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोग्रेस वैल्यू जो थी ये हो गई प्रोग्रेस वैल्यू, और इसको हम दे देंगे विड्थ, ठीक है। अब यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ही सीधा विड्थ देंगे क्योंकि CSS के लिए हमें अलग अलग 3 जगह पे लिखना होगा। तो यहाँ पे दे देंगे डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे हम दे देते हैं मान लो ऐसे ही हार्ड कोड करके 33%, 33.3%। इस तरह से कर देंगे तो एक को जैसे ही अभी तो क्लिक करेंगे तो ये एरर दे रहा है क्योंकि उस एल्स ब्लॉक में गया, इफ ब्लॉक में गया नहीं, एरर एल्स ब्लॉक में गया है यहाँ पे। तो हम सारे गोल्स को पहले फिल करेंगे। मैं यहाँ पे अब ऐसे ही अपना नाम ही डाल देता हूँ कुछ भी। अभी यहाँ पे ऐसे डाल दिया मैंने। तो अभी अगर हम इसको चेक करेंगे, देखो 33% कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब हमें इसको ऐसे नहीं करना है, हमें करना है कि कितना, मतलब इस तीनों में से कितने को चेक किया है हमने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है। ये जो हमने किया है ये एकदम अच्छा तरीका नहीं है। जिस तरह से भी हमने किया है इससे भी अच्छा तरीका होगा। तो अभी एक तो यहाँ पे ये दिक्कत है कि अभी हमारा पेज अगर रिलोड हो जाता है गलती से भी तो हमने जितने भी गोल्स ऐड किए थे सारा गायब हो गया। तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर हमने एक ऐप बनाया है उसमें बार बार पेज रिलोड होके गायब हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए हमें लोकल स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो के बाद हम लोकल स्टोरेज पढ़ेंगे, लोकल स्टोरेज क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और लोकल स्टोरेज को यूज़ करके हम कैसे अगर हमारा पेज रिलोड भी हो जाता है तो भी वहाँ से डेटा उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमारा सब कुछ एप्लीकेशन का स्टेट वैसे का वैसा ही बना रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोकल स्टोरेज इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब एक नेक्स्ट वीडियो में पहले हम देखेंगे लोकल स्टोरेज क्या होता है, कैसे हम लोकल स्टोरेज को यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद इसमें लोकल स्टोरेज को भी इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि ये हमारा जो भी ऐप है ना बार बार उसका डेटा डिलीट ना हो। तो
ये अभी हम इसका जो डेटा है, इनपुट का डेटा, वो किसी वेरिएबल में या कहीं भी स्टोर नहीं करवा रहे हैं, इसी इनपुट फील्ड के अंदर है। अगर वेरिएबल में स्टोर भी करवा लेंगे तो वेरिएबल हमारा जैसे रिलोड होगा सब कुछ गायब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसको वेरिएबल के अंदर नहीं, हमें अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट का जो ये है क्या बोलते हैं, लोकल स्टोरेज है, ठीक है। यहाँ पे अगर आएंगे, अगर हम डेव टूल्स खोलें तो यहाँ पर एक एप्लीकेशंस का टैब दिखेगा, यहाँ पे एप्लीकेशंस का टैब, अगर उसको एक बार क्लिक करोगे तो नहीं खुलेगा, ये क्रोम का बग है एक बार क्लिक करने पे। अभी ये दो बार मैं क्लिक कर रहा हूँ तो भी नहीं खुल रहा, और ये अभी इस बार तो खुल ही नहीं रहा, ये चौथी बार खुला। अब ये कौन सा यह फीचर है या दिक्कत है पता नहीं, लेकिन इसके अंदर अगर आके देखोगे तो ये स्टोरेज है यहाँ पे, लोकल स्टोरेज। तो इसके अंदर हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स के रूप में स्टोर करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी कुछ है, इसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे। तो ये अगर हम पेज रिलोड करते हैं ना, तब भी ये डेटा जाता नहीं है, जिसका फ़ायदा होता है। तो उधर स्टोर जब कर देंगे तब चीज़ें एकदम ऐप की तरह दिखेंगी। कोई भी तुम बंद कर दो, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, दोबारा से जब आओगे तो सब कुछ वैसे ही दिखेगा, जब तक तुम उसको क्लियर नहीं करते हो, एक एक इनपुट को, फील्ड को बैठ के क्लियर नहीं करते हो, तब तक वो क्लियर नहीं होगा। तो जब हम लोकल स्टोरेज के अंदर अपने डेटा को सेव करेंगे तो हमें पूरे डेटा को एक अच्छे से एक अच्छे जेसॉन ऑब्जेक्ट में या एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें स्टोर करना होगा। तो जब हमारा डेटा सारा जैसे ही इनपुट करवाएंगे, उसको हम एप्लीकेशन यानी कि लोकल स्टोरेज के अंदर भी हम सेव करवाएंगे और अपने वेरिएबल के अंदर भी सेव करवाएंगे। तो उस केस में हमें ये प्रोग्रेस बार को बनाना काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी ईजी हो जाएगा कि 2 आउट ऑफ 3, 4 आउट ऑफ 3, मतलब 3 आउट ऑफ 3 इतना कंप्लीटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लोकल स्टोरेज, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। अभी एकदम से कंप्लीट नहीं हुआ है एप्लीकेशन, लेकिन हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर बस एक ही चीज़ बचा है, एक ही फंक्शनलिटी बची है, जो कि है प्रोग्रेस बार वाली। और दूसरी फंक्शनलिटी यह है कि हमें इसको लोकल स्टोरेज में सेव करवाना है। अगर रिलोड करता है यूज़र, मान लो उसने बहुत मेहनत से सारे गोल्स को ऐड कर लिया है, और जैसे ही वो रिलोड किया सारा चला गया डेटा। मान लो उसने ऐड करके कुछ गोल्स को भी कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे कुछ गोल्स को भी कंप्लीट कर लेता है, ये 2 गोल 3 गोल। अब यहाँ पे जैसे हमने एक को क्लिक किया तो ये हार्ड कोडेड था, इसीलिए आ गया है। तो इसको हम, ये हर एक वैल्यू को हम अपने डेटा से उठाएंगे, अपने लोकल स्टोरेज से उठाएंगे और फिर यहाँ पे हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इसने सारे काम कंप्लीट कर लिए। अब पेज को अगर गलती से रिलोड कर दिया तो सारा गायब। तो इसीलिए हम लोकल स्टोरेज को इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लोकल स्टोरेज क्या होता है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक बना लिया होगा, और वो सब कुछ इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इसको डिप्लॉय भी करेंगे, नेटलीफाई पे डिप्लॉय कर देंगे, ताकि कोई भी यूज़र इसको यूज़ कर सके, कोई भी कहीं भी शेयर कर सकें, अपने फ्रेंड्स को दिखा सकें। तो वो सब कुछ भी करेंगे। और आपको एक मैंने चैलेंज दिया था, एक आपको असाइनमेंट दिया था कि इसको आपको रोटेट करवाना है। आप इसको कोशिश करना, आप इसको रोटेट करवाने की ट्राई करो, देखो एनिमेशन कैसे बनाते हैं, और इसको रोटेट करो, अलग अलग इमेज को एक्सपोर्ट करो, और पीछे का जो सन है पूरा उसको रोटेट करवा दो, ठीक है। उसका चेहरा नहीं रोटेट होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कहीं भी आप अटक गए हैं जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे भी आप टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो के बाद हम सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। बाकी जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पे लोकल स्टोरेज इंप्लीमेंट करेंगे, और ये जो प्रोग्रेस बार की फंक्शनलिटी है वो ही लगाएंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।